नमस्कार, खरा सौदा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा और मुंबई स्टूडियो से अजय शर्मा भी हमारे साथ हैं। बाजार में कल हमने 2 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगते हुए देखा। नतीजों का पूरा एक्शन था। अमेरिकी बाजारों संकेत ठीक ठाक है, हालांकि डाउ फ्यूचर्स थोड़ा सा नरम जरूर है और एसजीएस निफ्टी में भी हल्की सी नरमी है। सवाल यह है कि क्या कल की नरमी के बाद बाजार आज फिर से बाउंस बैक करेंगे या फिर एक दायरे में ही ट्रेड होगा, क्योंकि इवेंट्स ढेर सारे खड़े हैं सामने और नतीजों का भी पूरा का पूरा आज फ्लेवर होगा और कमाई आपकी भरपूर होगी, इसकी पूरी की पूरी गारंटी है। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं बाजार के लिए 4 सबसे बड़े ट्रिगर्स के साथ साथ। तो फेड के फैसले से पहले अमेरिकी बाजारों में लगातार हमने दूसरे सत्र में तेजी देखी है और डाउ फ्यूचर्स हालांकि थोड़े से नरमी पर फिलहाल कारोबार कर रहा है। अगर नतीजों की बात करें तो एलएनटी के दमदार नतीजे आए हैं। एयरटेल में एक मुश्त घाटा आया था, उसके चलते मुनाफे पर थोड़ा सा असर जरूर आपको दिखेगा वैसे, लेकिन अच्छी चीज यह है कि आरपू यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर प्रति ग्राहक जो आया है वो बढ़कर 204 रुपए हो गई है और एक बढ़िया इंडिकेटर है एयरटेल के लिए। सन फार्मा, टाटा स्टील समेत आज निफ्टी के 4 कंपनियों के नतीजे आएंगे, तो नतीजों पर नजर रहेगी और वायदा बाजार की भी ढेर सारी कंपनियों के आज नतीजे आएंगे। ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आज फोकस में रहेंगे। हालांकि कमर्शियल सेगमेंट से बहुत उम्मीदें नहीं हैं। ट्रैक्टर की बात करें तो नंबर्स ठीक ठाक कहे जा सकते हैं, लेकिन पैसेंजर व्हीकल और 2 व्हीलर्स वहां से बढ़िया आंकड़े निकल के आ सकते हैं, तो इस पर भी हमारी नजर रहेगी और आपको ऑटो स्टॉक्स में क्या करना है ये भी आपको आज हम रणनीति सुझाएंगे। ये तो 4 बड़े ट्रिगर अभिषेक ने आपको बताया बाजार के, लेकिन एक और आज ट्रिगर है शो पे और वो है हमारे डिम्पी जी का, जो कि बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। गुड मॉर्निंग डिम्पी, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हम आपको मिस कर रहे थे, आप छुट्टी मार दी अपनी बर्थडे वाले दिन। लग रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ बड़े मजे उड़ाए हैं आपने, लेकिन आपको हमारी पूरी टीम से हाँ जी, आपने ढेर सारी शुभकामनाएं। अपना मार्केट के साथ बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप मार्केट के साथ ना ये गैस भी आप बिल्कुल ठीक लगाते हो। मैं एक्चुअली अपने परिवार के साथ ऋषिकेश तक गया हुआ था भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जरा तस्वीरें दिखाइएगा और आपका नया फ्रेम तो बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। इनफैक्ट हम ही नहीं, आपको भसीन साहब भी कल बहुत मिस कर रहे थे, आज आएंगे वो, तो मैं उनको बताऊंगा कि आप कोई और हमारी स्वदेश टीम पे सिर्फ भसीन साहब ही नहीं जो मंदिरों के चक्कर लगा रहे हैं, डिम्पी जी भी कंपटीशन देने वाले हैं, क्योंकि वो भी कहीं पे आए दिन हम देखते ही रहते हैं कि वो मंदिरों में बहुत जाते हैं। तो चलिए, ये तो थे हमारे डिम्पी जी जिनकी बर्थडे थी, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, वेट लूज कर चुके हैं। आपको बता दूं कि डिम्पी जी ने 10 किलो के करीब 8 किलो तो जरूर से वजन कम किया है अपना। तो ये फिटनेस का चैलेंज इन्होंने हम सबको दिया हुआ है। अभिषेक, हमें और आपको भी उस डायरेक्शन में जाना ही पड़ेगा, अब लग रहा है। अजय देखिए, उसमें क्या है ना कि एक और नोटिस करने वाली चीज है कि आप अगर देश के किसी और हिस्से में रहें तो ठीक है, वजन कम कर लेंगे। आप दिल्ली में रहें, छोले भटूरे, कचौरियां, छोले कुलचे, तमाम तरह की मिठाइयां, लस्सी, उसके बीच में अगर आप कम करें ना तो मार्केट की बात ये है। सही कहा, सही कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके टिकर पे देखिए ग्लोबल मार्केट के क्यूज चल रहे हैं शानदार, हरे निशान के साथ सारे ग्लोबल मार्केट्स बंद हुए। इनफैक्ट अगर आप देखें 2-3 दिन से, एक तो ग्लोबल मार्केट्स में पिटाई भी बहुत ज़्यादा हुई थी, यूएस यूरोप की पिटाई काफ़ी ज़्यादा हुई थी, लेकिन लास्ट 3-4 दिन से काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है ग्लोबल क्यूज़ का। आप कह सकते हैं कि साहब ये सारी निगाहें अभी लगी हुई हैं कमेंट्री पे। रेट को लेके तो फेड की बैठक से कुछ खास उम्मीद नहीं है एक्शन की, और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन कमेंट्री पे ज़रूर नज़र बनी हुई कौन से डेटा पॉइंट्स को कैसे देखा जा रहा है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो यूएस यील्ड्स में ठीक ठाक, कोई बहुत ज़्यादा रैली नहीं है। आपका डॉलर इंडेक्स भी काफ़ी एक रेंज में ही बना हुआ है। तो कुछ भी कहिए, और मैं आपको फिर से कहूँगा ये बात कि क्रूड और गोल्ड के प्राइसेस पे बहुत नज़र बना के रखिए, क्योंकि पूरा इजराइल का जो मामला है, हम और आप उसके एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन क्रूड और सोने को इनसाइडर कहा जाता है जियोपॉलिटिक्स का। तो अगर इनमें बहुत तेज़ी का मूवमेंट आने लगे तो गड़बड़ हो रही है मामला। अगर ये मूवमेंट नहीं दिखा रहा है तो यानी ग्राउंड फोर्सेस हो रही हैं मामला। कितनी भी रिपोर्ट्स आपको कुछ भी आए, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट्स इसके एस्केलेशन को बहुत जोर से अभी तक शायद प्राइस इन नहीं कर रहा है, इसीलिए दोनों में मूवमेंट नहीं है। यील्ड और
डॉलर इंडेक्स का भी यही हाल है, तो सपोर्टिव है मामला। लेकिन किस तरह से ऊँट किस करवट बदले बैठेगा उसका डिसीजन होगा कल सुबह, क्योंकि कमेंट्री फेड की आ चुकी, तब तक सब सपोर्टिव है। तो ग्लोबल मार्केट से ज्यादा दिक्कतों की बात नहीं है, लेकिन अजय कल हमने देखा था कि 2 दिनों की तेजी के बाद कल शुरुआत तो अच्छी हुई थी, लेकिन ब्रेक लगा। और अगर हम दिन के ऊपरी स्तर से बात करें तो करीब 125 अंक नीचे आकर कल बाजार ने क्लोजिंग दी है। देखिए आज आप घरेलू बाजार के लिए किस तरह से ट्रिगर देख रहे हैं, क्योंकि आज नतीजों का भरपूर एक्शन होगा आज? देखिए अभिषेक, ऐसा है कि जो थर्सडे के लो से हमने एक रिबाउंड किया था, वो मैं 2.5 दिन की तेजी बोलूंगा। थर्सडे लो, फ्राइडे की तेजी, मंडे की तेजी, तो इतनी अच्छी रिबाउंड आने के बाद अगर आप थोड़ा सा 60-70 पॉइंट निफ्टी पे दे दें तो मैं उसे गिरावट का कोई भी वो नहीं समझूंगा, फ्लैट कहूंगा। फॉलोअप बाइंग नहीं आई तीसरे दिन, चौथे दिन, वो हो सकता है, लेकिन वो कमजोरी का कहीं भी सूचक नहीं है मेरे हिसाब से। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आनी ही चाहिए थी। आप 2.5 दिन की तेजी देख चुके हैं और ये कोई पोजिशन ट्रेडर्स का मार्केट नहीं रह गया। ये समय बॉल बाय बॉल आपको खेलना पड़ेगा। अब 19,900 पे 100 के आसपास 1900 के आसपास बंद हुए हैं। करीब 42,800 43,000 के आसपास बैंक निफ्टी बंद हुए। इंट्राडे अगर आप देखें बाजार में काफ़ी कमजोरी तब मैं मानता कि जब स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स भी कल जोर से पुल बैक करके बंद होते तब। लेकिन जल्दी से अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब इंट्राडे फायर कर सकें तो मैं आपको कहानी चार्ट से दिखा सकता हूं। कल निफ्टी 1980 में बंद हुआ, घट के फ्लैट हुआ, 60 पॉइंट नीचे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सेम बैंक निफ्टी का हाल है। लेकिन आपके स्क्रीन पे अब आएगा स्मॉल कैप और मिड कैप, दोनों हरे निशान में बंद हुए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा कमजोरी कल देखने को मिली। आज का दिन इंपॉर्टेंट होगा कि फॉलोअप बाइंग आती है या हम वापस स्केल बैक मोड में जाते हैं, क्योंकि बाजार में अभी डिवाइडेड है कैंप्स। एक कैंप कहता है 18,850 पे शायद बॉटम बन गया, दिवाली एकदम धमाकेदार होगी। दूसरा कैंप कहता है कि नहीं साहब, अभी हम आउट ऑफ द वुड्स नहीं है, अभी 1900-200 वाला रेंज क्रॉस नहीं हो पाएगा, शायद हम रीटेस्ट करेंगे नीचे जाके। बट मैं आपको एक फायदे की बात बताऊं, अगर आप रिजल्ट्स की कमेंट्री देखें, रिजल्ट्स का परफॉर्मेंस देखें, तो साथ मिल रहा है बाजार को, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। अभी तक के जो फर्स्ट फेज आया है, ऐसा कोई बहुत ज्यादा धराशायी वाला कोई भी ऐसा खराब रिजल्ट नहीं आया जिसने एकदम वो कर दिया हो, मूड खराब कर दिया हो। दूसरी बात ये फ्लोज अच्छे हैं, और तीसरी बात एफआई का जो आउटफ्लो है वो घट गया है, 300-400 करोड़ 600 करोड़। वैसे ही एफआई की इंपॉर्टेंस कम होती जा रही है, इस पर हम बात करेंगे आगे। लेकिन एफआई का आउटफ्लो जो था, जो 2-2.5 हज़ार बिक रहा था, वो 500-600 करोड़। डीआई के बाद बहुत पैसा है, 1.25 लाख करोड़ कैश बैठा हुआ है, तो सामने आया। और एक और बात बता दूं मैं आपको, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है जो हमारे रिसर्च टीम ने बनाया है। ये बताता है कि जब एफआई की लॉन्ग पोजीशन कम होती है, एफआई की लॉन्ग पोजीशन 11% पे आ गई है। ये पिछली बार जब इसके करीब गई थी 8% पे, उसके बाद देखिए नेक्स्ट 1-2 सीरीज में क्या होता है, तेजी आई थी, क्योंकि बहुत शॉर्ट पोजीशन इन द सिस्टम है। हम उसी जोन में आ गए हैं। जब भी एफआई पोजीशन इतनी जोर से घटती है तो स्प्रिंग दबी हुई है, कोई भी ट्रिगर आएगा स्प्रिंग एकदम से उछल सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट है ये बात करना। और सिर्फ यही नहीं, एक तो लॉन्ग पोजीशन होती है ट्रेडिंग वाली, इवन एफआई की ओनरशिप भी कम होती जा रही है। इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन अभी ट्रेड की बात, क्योंकि हमारे पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं। और निम्बी, आप ये वाले मैटर को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं, इसी से शुरुआत करिए। एफएनओ डेटा, ये स्प्रिंग जो है शॉर्ट करते 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 इसको 11% तक ले आए हैं एफआई। इसकी कवरिंग की चांसेस लग रही है? बिल्कुल अजय, बात बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, अब एफआई से ना बहुत बड़ी उम्मीद मत कीजिए कि वो बहुत बड़ा माल बेचेंगे यहाँ से। तो आप नियर टू बॉटम हो, बॉटम चेक करने के कई सारे तरीके हैं, उसमें से एक वन ऑफ द फाइनेस्ट तरीका ये होता है, अगर आप एफआई लेड मार्केट के अंदर हैं तो आप एफआई की होल्डिंग को ज़रूर चेक करें। अभी ये करीब 13% के आसपास के स्तर पर है। जब इस सीरीज़ के अंदर हमने एंटर किया था तो 25% था। इससे पुरानी वाली सीरीज़ में 65% थे। तो आप इसी से अंदाजा लगा लिए हम कहाँ तक पहुँच गए, और ऑल टाइम
लो 8-9% है, जो भी आप चार्ट के जरिए देख पा रहे थे। तो ये बात तो अपने मन में आप पक्के से कर लीजिए, क्योंकि हम मार्केट में सपोर्ट एरियाज के आसपास हैं और उसमें एफआईज लो पर है। बस मेरी प्रॉब्लम ये है कि एफआईज लो तो आ गया, एफआईज बाय कब आएगा? एफआईज बाय जब तक नहीं आएगा ना, तब तक ये बाजार को आप रेंज से बाहर नहीं कर पाएंगे। ये रेंज 19,300 और 19,400 वाली रेंज है, जिस पे आके आपको फील गुड, आपको ठीक लगेगा। अब मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स आपके सामने जोड़ता जाऊंगा। जो अभी तक आपने सारी बात की है उस सब में वही सारे पॉइंट्स F&O के साथ भी अटैच होते हुए देखेंगे। पहला पॉइंट, क्या मार्केट में इतना दम है कि बाजार चल जाएगा? यस। उस कैसे पता लगा? वो ओपन इंटरेस्ट से पता लगा। वहां पे दम काफी है। 1 लाख से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट अभी भी खुले पड़े हुए हैं। वो ये चाहते हैं कि आप अगर शॉर्ट कवरिंग आए तो हम आपको फोर्स देंगे, अगर आप सपोर्ट तोड़ोगे तो हम आपको नीचे धकेल देंगे। तो बाजार के पास पावर तो काफी है, ये बाजार को मूव दे सकती है 300 से 400 पॉइंट की। दूसरा, मार्केट के अंदर हो क्या रहा है? हल्का सा शॉर्टिंग हुई है कल। ओपन इंटरेस्ट आप देख पा रहे हो जहां पे बदलाव लिखा हो 0.77 है, यानी कि इतने हल्के हाथ से काम किया है। ये कुछ वैसा ही आप सोचिए कि ये तो सिर्फ 10, 12, 50 बड़े ब्रोकिंग हाउस से भी डाटा निकाला जा सकता था। उतना ही एफआईज ने कल मार्केट के अंदर काम किया है। इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर नो डाउट थोड़ा ज्यादा है, वो 8,000 करोड़ का, लेकिन उस सीरीज के स्टार्ट में और सपोर्ट के लेवल पे होता है इतना। तो आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर अगर आप देखेंगे तो करीब 200 पॉइंट के प्रीमियम के साथ अभी भी खड़ा हुआ है। यहां पर भी आप ओपन इंटरेस्ट में जो बदलाव देखेंगे ना, वो 0.5% भी नहीं है, यानी कि यहां पर भी हल्के हाथ से काम हुआ है। देखिए, मार्केट जब सपोर्ट पे रुकेगा ना और इस तरह का वॉल्यूम ड्रिप आ जाए और एफआई सपोर्ट पे खड़े जाए, रुक जाए और आप उम्मीद जगा के बैठे हो, वहां से कुछ ना कुछ होता जरूर है। अब मेरे लिए थोड़ा जल्दबाजी होगा ये कहना कि यहां से बाजार बहुत तेजी से पुल बैक कर जाएगा। मैं एफआईएस के डाटा को बहुत क्लोजली वॉच कर रहा हूं। जिस दिन भी ये 5% का जंप आपको दिख जाए ना, आप मेरे से किसी से मत पूछेगा, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस बोल सकता हूं कि बाजार का उस दिन बॉटम बन जाएगा जिस दिन 5 से 7% का एक दिन में आपको एफआईएस का जंप दिख जाए। रही बात पुट कॉल रेशो और विक्स की, वो तो आपके फेवर में नहीं है, ना ही आपके अगेंस्ट में है, वो एक रेंज में है, ब्रेकआउट है नहीं, ब्रेकडाउन है नहीं। और पीसीआर ये बता रहा है कि आप स्लाइटली ओवरसोल्ड है, ज्यादा तो नहीं, ज्यादा होता है 0.5 होता, अभी 8.9 पॉइंट चल रहा है, तो इसलिए स्लाइटली ओवरसोल्ड है, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो जब तक एफआई से सपोर्ट नहीं आता है तब तक रेंज के बाहर निकलना मुश्किल है 19,300 400। वहीं पर बड़ा रेजिस्टेंस भी बाजार के लिए हम देख भी रहे हैं। कल 200 के ऊपर निकला, टिक नहीं पाया और दिक्कत वहीं पे है। लेकिन डिम्पी, स्टॉक्स कौन से आज फोकस में रहेंगे? देखिए, बड़े सावधानी के साथ इस समय शेयर्स का चुनाव करना चाहिए और मैं कई बार बोल चुका हूं, ज्यादा शेयर्स ढूंढो ही मत। क्यों ढूंढने ज्यादा शेयर्स? जहां पे आपका कन्विक्शन ज्यादा है, सिर्फ उन्हीं को संभालो, उन्हीं के मार्जिन्स भरो और उन्हीं के साथ टिक जाओ। जब बाजार चलेगा ना, तो अजय हैं और कई एक्सपर्ट्स और भी हैं, आपको धड़ल्ले से बहुत सारे शेयर्स बताएंगे, इनसाइडर्स भी बताएंगे, आप भर भर के लेना। फिलहाल के लिए एसबीआई लाइफ पे ध्यान रखो आप। एसबीआई लाइफ का क्या ना, ब्रेकआउट हो रहा है, ये पहले 3 बार का ब्रेकआउट कर चुका है। चार्ट जैसे स्क्रीन पर आएगा, आपको मेरे को ज़्यादा सुनना नहीं पड़ेगा, आपको खुद से आइडिया लग जाएगा। आप देख पा रहे हैं 3 बार का ब्रेकआउट देने के बाद फिर से एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है और ये 200 दिनों की एवरेज पे अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। इंश्योरेंस का स्टॉक है, सेक्टर में चर्निंग हो रही है, वैल्यू बाय ढूंढे जा रहे हैं। एसबीआई लाइफ पे हल्के हाथ से खरीदारी करनी चाहिए। देखिए, आप किसी की और बात माने ना माने, एक बात सब एनालिस्ट आपको कहेंगे, ये मैं भी बोलूंगा, अजय भी आपको बता रहे हैं, आप वॉल्यूम कम रखना। अभी ना बड़े डिसाइसिव जंक्शन पे है, आपको जो काम करना आप करो, आपको मनाही किसी की नहीं है, लेकिन वॉल्यूम कम रखोगे तो हर चीज मैनेज हो जाएगी। वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो दिक्कत से फिर आप भरपूर हो जाओगे। खैर, एनी हाउ, दूसरा शेयर मैं आपको बताता हूं, वो है एलटीआई माइंट्री। आप इस शेयर पर भी ध्यान रखिएगा, चार्ट जैसे आपकी स्क्रीन पर आएंगे उसका भी आपको मोटामोटी आइडिया लग जाएगा। इसने भी 200 दिनों का एवरेज सपोर्ट लिया हुआ है। इसकी प्रॉब्लम कुछ एफआई जैसी है कि ये टूट भी नहीं रहा तो चल भी नहीं रहा, बस इसको वेट करना चाहिए। आपको क्या करना है, आपको थोड़ी सी पोजीशन लेके इसके अंदर छोड़ देनी है, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे काफी अच्छा है। ये 200 दिनों के एवरेज के सपोर्ट है। अपने वित्तीय सलाहकारों से इसका स्टॉप लॉस टारगेट ले लेना आप। और ये एक बजिंग स्टॉक रहेगा, सेक्टर का चर्निंग है और मिड कैप आईटी के अंदर ना मूव काफी स्ट्रॉन्ग आता है एज कंपेयर टू बड़े आईटी कंपनीज के। तो एलटीआई माइंट्री, एसबीआई लाइफ, ये दोनों शेयर हैं, रिस्क रिवॉर्ड, थोड़ा कन्विक्शन, थोड़ा कम वॉल्यूम के साथ अभी आप ट्रेड करें। जब बाजार चलेगा, खूब शेयर आपको मिलेंगे, तब आप ले लेना। ये बढ़ते हैं, ये तो हमारी नजर से डेटा पॉइंट्स के बारे में बातचीत हो गई। अब चलते हैं हमारे होनहार पैनलिस्ट की तरफ। कौन से ट्रेडिंग आइडियाज, बाजार पे क्या पैनी नजर रखें। राहुल घोष हमारे साथ आ चुके हैं, संतोष मीना भी हैं, आदित्य अरोरा और जय पटेल। आप सबका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद राहुल घोष और संतोष मीना से बातचीत हो रही है। आदित्य भी है, आजकल हमारे इंग्लिश चैनल पर ज़्यादा नजर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत किससे करें? संतोष जी की ज़बरदस्त मुस्कुराहट और सबसे पहले उनकी नज़र
निफ्टी और बैंक निफ्टी में। बताइए संतोष जी, क्या व्यू बन रहा है? जी अजय जी, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप नहीं थे, हम तो आ रहे थे रेगुलर, आप घूम रहे थे। एंड पहले सही पकड़ा डिम्पी आपने। डिम्पी को सबसे पहले जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये जन्मदिन आपके लिए बहुत बहुत बुलिश शुक्रिया रहे। सर, थैंक यू। सो मार्केट की बात करें तो यस, मार्केट में एक लोअर लेवल से बहुत अच्छा बाउंस बैक आया है, लेकिन जो 19,200 से 225 का जो एरिया, एक सप्लाई जोन जरूर है, लेकिन मुझे लगता है शायद क्रॉस होने की संभावना है। 225 का लेवल क्रॉस होता है, कल हाई उसी के आसपास बना था, तो फिर 19,330 440 तक ये रैली एक्सटेंड हो सकती है। लेकिन जो मेजर कन्विक्शन आएगा कि ये जो करेक्शन है खत्म होगा, वो 19,500 के ऊपर आएगा, लेकिन अभी वहां जाने की संभावना बनी हुई है। नीचे जो कल लो लगा था 19,075-80 के आसपास इमीडिएट सपोर्ट है, और जो मेजर सपोर्ट है एक्सपायरी के पहले दिन का जो लो है अराउंड 18,830 के आसपास, तो वो एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। जब तक उसके ऊपर बने हुए, तो ये जो अभी बॉटम बना वो इंटेक्ट रहेगा। तो मेरा अप्रोच रहेगी, आज मुझे लगता है कि इवेंट के एक दिन पहले मार्केट में नॉर्मली वॉल्यूम कम होता है, तो आज मार्केट फिर से साइडवेज रह सकता है। बैंक निफ्टी की भी बात करें तो बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छा मोमेंटम बना है ऊपर। हालांकि इसको भी देखें तो हम एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर 43,200 से 43,400 के बीच में, इसके ऊपर निकलता है तो 44,000 का एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है, और मेजर कन्विक्शन इसमें भी 44,000 के ऊपर ही आएगा। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में मेरा व्यू स्लाइटली बुलिश है, बट इवेंट के पहले आज शायद मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है। ठीक है, मार्केट तो साइडवेज हो सकता है, लेकिन संतोष जी आपने ना वही बात उठा दी आज, जिसकी मैं वेट कर रहा था कि अजय जी से मैं जब आएंगे तो मैं जरा पता करूंगा। अजय जी, आप 15-16 दिन, क्योंकि मैं आपकी अनुपस्थिति में छुट्टी नहीं ले पाया, 15-16 दिन आप जब यूके में थे, तो यूके का जरा तापमान, वहाँ की चर्चाएं कुछ तो बताइए। आप थे ही नहीं कल, हमने सब कुछ 2 दिन से कर रहे। देखिए ऐसा है कि एक बात तो है कि बहुत ही वेदर बहुत अच्छा था, 9 डिग्री का तापमान था, तो बहुत मज़े किए, खूब घूमे फिरे, खाए और इंटरव्यूज़ लेके आए, चैनल पे दिखाए। लेकिन मैं कुछ एफआई से मिला था, और मैं आपको बताऊं, नाम नहीं लूँगा मैं, क्योंकि वो उनको अलाउड नहीं है ऑफिशियली बात करना, लेकिन हमारी जो सोर्सेज हैं कुछ एफआईएस में, बड़े बड़े टॉप 5 एफआईएस जो इंडिया में हैं, उनमें बात कर रहा हूँ मैं आपको, सेंट्रल लंदन में। तो बहुत कॉशियस आउटलुक, कैश रेज करके बैठे हैं, ठीक है। और जाते वक्त अरे 2-4 अच्छे मिड कैप आइडियाज़ तो बता दो, कौन से अच्छे लग रहे हैं। ये हाल है, ईगरनेस, जहाँ क्वालिटी अच्छी है, स्टॉक्स में मैनेजमेंट अच्छा है, अर्निंग, सबको नज़र सबकी बनी हुई है, लेकिन बड़ा पैसा ऑफिशियली जो है अभी भी साइड में बैठा है, कॉशियस है। यही बाजार, इसीलिए बड़ा करेक्शन आ नहीं रहा है बाजार में। मैं आपको बता दूं, इतना पैसा साइड में बैठा हुआ है, जब तक वो साइड में बैठा रहेगा बड़ा करेक्शन आएगा कैसे। लेकिन बाकी की बातें हम लोग ऑफलाइन लेके जाएंगे। डिम्पी, आपसे भी काफ़ी दिन से बात नहीं हुई है, पैनलिस्ट से भी ट्रेडिंग आइडियाज़ का सिलसिला आगे लेके चलते हैं। बताइए राहुल जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? बताइए कैसे ट्रेड किया जाएगा आज, क्या ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं आपके? नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो लास्ट वीक हमने कहा था ना कि 19,000 एक्चुअली सपोर्ट नहीं है, 18,900 के आसपास ही सपोर्ट है, और वो अच्छा मूव दिया, 18,850 से मार्केट बाउंस किया है। कॉल से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं कहना चाहूंगा कि 10% दूर के पुट्स बैंक निफ्टी में 47,000 के पुट्स राइट किए जा रहे हैं, और बहुत भारी मात्रा में राइट किए जा रहे हैं। नोट किया जाए कि ये 10% दूर इन द मनी पुट्स है, मतलब कोई बड़े प्लेयर्स बहुत शार्प रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं नवंबर में बैंक निफ्टी में। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए कि वो ऐड करते हैं वो पोजीशन में या क्लियर करते हैं वो पोजीशंस एज डेज गोज बाय। लॉन्ग साइड पे दोनों कॉल्स है, एक कॉल है एल्केम पे, करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग कर सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 3,500 और टारगेट होगा 3,940। दूसरा एक कंडीशनल बाय है सिटी यूनियन बैंक CUB में, 135 पे खरीद सकते हैं। आई रिपीट, थोड़ा कंडीशनल बाय है, अभी मत बाय कीजिएगा, 135 पे बाय कीजिएगा, स्टॉप लॉस 130 होगा, टारगेट होगा 142 है। तो निफ्टी बैंक, अगर हम अक्टूबर की बात करें तो 3.5-4% हल्का हो गया है, तो निश्चित तौर पर थोड़े से बाउंस बैक की उम्मीद आप भी करके चल सकते हैं यहाँ से। लेकिन ये स्टॉक्स रडार पर राहुल की सिटी यूनियन बैंक और अल्केम लैब्स, अल्केम लैब हम देखते हैं कि लगातार हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर ये शेयर है। जय, आपके आज फोकस में क्या है? पहले तो गुड मॉर्निंग, आपको बताइए क्या ट्रेड करने की सलाह देंगे आप? तो गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, डिम्पी जी हैप्पी बर्थडे, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। नजया जी, होप आपकी यात्रा अच्छी रही हो लंदन की,
सबको गुड मॉर्निंग एंड पहला पिक होगा आज का ट्यूब इन्वेस्टमेंट टीन इंडिया, जो स्टॉक टिकर है यहाँ पर। स्टॉक में डेली चार्ट पर हम देखें तो काफी एक स्ट्रॉन्ग बस दिख रहा है। अराउंड सब मूविंग एवरेजेस का जो कंजेशन था शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस का, उसके ऊपर कल के सेशन में निकला और कंटिन्यूसली सस्टेन भी कर रहा है। तो 3150 के अराउंड क्लोजिंग था, वहां से बाय करने की सलाह रहेगी। 3350 का टारगेट रहेगा। सुपर ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहा है। आरएसआई काफी पॉजिटिव क्रॉसओवर की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। यहाँ से एक बेहतर टारगेट के लिए 3350 के लिए ये बाय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस अराउंड रखे चलेगी तो 3040 का स्टॉप लॉस रखे ट्यूब इन्वेस्टमेंट पर ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है वो है ओबेरॉय रियल्टी। हमने देखा काफी रियल्टी स्टॉक्स में मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। बीच में रील्स भी चल रही थी पुणे के अपार्टमेंट्स के लिए जो लंबी कतार थी। अभी रियल एस्टेट में हम डेफिनेटली एक बूम देख रहे हैं, तो ओबेरॉय रियल्टी वुड बी अ गुड स्पेस टू बाय इन। अभी आरएसआई की तरफ से भी अंडर ओवरसोल्ड से ऊपर की ओर आ रहा था। 100 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट लेने के बाद अभी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है ओबेरॉय रियल्टी डेली चार्ट पर। सो मुझे यहाँ से बाय करने की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। टारगेट होगा 1182 का, स्टॉप लॉस हम रख के चलेंगे 1107 का ओबेरॉय रियल्टी। ओके ठीक है, एक रियल एस्टेट का काउंटर आपको और मिल गया। 1182 रुपये का टारगेट ओबेरॉय रियल्टी के अंदर। ये एक और शेयर बेहतरीन आपको रियल एस्टेट काउंटर्स में आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा, उसमें ओबेरॉय बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आदित्य अरोड़ा के पास पहुंचते हैं। आदित्य जी गुड मॉर्निंग, जरा बताइए आपके आज के शेयर्स कौन से हैं? सुप्रभात डिम्पी जी और सब व्यूअर्स को और पैनलिस्ट को, और आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। और आपके नए अवतार में आप काफी यंग लग रहे हैं, बिल्कुल चार्मिंग लग रहे हैं नए स्पेक्स के साथ। अरे सर थैंक यू। स्मॉल कैप जैसे शाइनिंग स्मॉल कैप नजर आ रहे हैं। शाइनिंग स्टार। शर्मा है क्या बात है, आप डिप्टी जी शर्माते भी हैं। राइट प्लीज आदित्य जी। चलिए आगे बताइए कौन से स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। देखिए, फेड की इवेंट से पहले बाजार में थोड़ा सा कॉशियस आउटलुक बना हुआ है, और जैसे आपने बताया कि 11% शॉर्ट पोजीशन है डेरिवेटिव्स में, तो कुछ भी थोड़ा सा पॉजिटिव आ जाता है तो बाजार में लंबी चौड़ी तेजी बन सकती है। यूएस में इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स 5% प्रोबेबिलिटी बता रहे कि रेट कट हो सकता है, पहले वो 0% था। तो गोइंग फॉरवर्ड थोड़ी कमेंट्री डविश बनती है, कुछ बनता है तो तेजी बन सकती है, तो वो एक रणनीति थोड़े टाइम बाद की रहेगी। हाल फिलहाल थोड़ा सा कॉशियस आउटलुक बना है तो डिफेंसिव स्टॉक्स में काम करेंगे। प्रॉक्टर एंड गैम्बल अच्छा लग रहा है, उसे 17550 में बाय किया जा सकता है। 16250 का रहेगा स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 19,000 का। दूसरा स्टॉक भी डिफेंसिव स्पेस से है, एफएमसीजी बास्केट में कल अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है। तो कोलपाल में बुलिश पैटर्न बन रहा है, उसे 2113 में बाय किया जा सकता है। 1990 का रहेगा स्टॉप लॉस और 2260 से 2300 का रहेगा टारगेट। आदित्य की नज़र यूएस फेड पर है, थोड़ा कॉशियस है और आज उन्होंने मल्टीनेशनल्स ही चुने हैं, पीएनजी और कोलगेट, ये दो शेयर खरीदारी के लिए। संतोष जी बताइए आपकी क्या सलाह है, आपकी नज़र कहाँ पर है? क्या आपके भी सौदे खरीदारी वाले हैं या फिर कुछ बिकवाली भी करेंगे? हाँ यस अभिषेक, मेरे दोनों ही स्टॉक बाइंग साइड के हैं। पहला है CDSL, इसके दो रीजन है, एक तो टेक्निकली बहुत ही अच्छा कल एक ब्रेकआउट आया वॉल्यूम के साथ, और दूसरा रीजन ये है कि NSDL के IPO की डेट आ चुकी है, तो उसका भी एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट इसमें देखने को मिलेगा। और टेक्निकली इसमें एक इंपॉर्टेंट 1455 के रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है, तो ये मोमेंटम और बढ़ सकता है। 1525 का टारगेट रहेगा, 1420 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा स्टॉक मेरा अपोलो टायर है, ये स्टॉक रैंक अंडर परफॉर्मर रहा है ऑटो स्पेस में, बट अब लग रहा है कि ये अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास एक अच्छा बेस बना चुका है। RSI में पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, कल ये स्टॉक अपने 50 और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुआ, और लास्ट पॉइंट के कल क्रूड लगातार दूसरे दिन कल हमने क्रूड में बड़ी गिरावट देखी, तो मुझे लगता है इस वजह से इस स्टॉक में यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है। 390 का टारगेट रहेगा, 375 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, अपोलो टायर वाले स्टॉक्स को भी ध्यान रखिएगा सारे के सारे, ये नवंबर सीरीज़ के अंदर काफ़ी अच्छे से चल सकते हैं। और वैसे आपको ध्यान होना चाहिए, आज ऑटो सेल्स के नंबर आएंगे, 3-4 बड़ी कंपनीज के सेल्स के नंबर से एंसिलरीज में भी बज़ आ जाता है।
अपोलो टायर एक अच्छा ट्रेड है आज के लिए, 390 का टारगेट, 375 का स्टॉप लॉस है। लेकिन इस बीच कई बड़ी कंपनीज के नंबर्स भी आ रहे हैं, उसमें एल&टी के नंबर्स भी आए। हम एक्सपर्ट से भी जानेंगे कि इसमें क्या करना चाहिए, ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी रखेंगे, क्योंकि एल&टी को काफ़ी अच्छे से ट्रैक करते हैं अजय। एक बार उनसे ज़रा उनका ही आइडिया ले लेते हैं कि एल&टी का नंबर्स उनको कैसे दिखे और मैनेजमेंट की कमेंट्री में उन्होंने क्या पढ़ा, तो सारी बात आसानी से आप तक पहुंच जाएगी। अजय, जरा एल&टी के नंबर्स के बारे में बताइए, इसको आप किस कैटेगरी में डालते हैं और मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है उससे क्या क्रक्स निकाले? देखिए, एल&टी जो है बहुत ही मजबूत स्टॉक है और रिजल्ट्स के अंदर जाते वक्त भी अगर आप लास्ट 15 दिन का 1 महीने का चार्ट देखेंगे तो इसमें मजबूती बाजार के पूरे इंडेक्स को काफ़ी मजबूती से चल रहा है ये स्टॉक। और जाने के बाद भी देखिए ऑलमोस्ट 3000 के आसपास आ गया। हमने अपने सामने ही उसको 2200 से 3000 3100 के जोन में आते हुए देखा है पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर के बीच में। पिछला क्वार्टर बहुत मजबूत था, कमेंट्री बहुत अच्छी थी और इस क्वार्टर भी कमेंट्री मजबूत आई है। कोर मार्जिन में थोड़ी सी दिक्कत थी एल&टी की, लेकिन जैसे अभी हम आगे भी बात करेंगे कि अपग्रेड जाने की उम्मीद है, स्ट्रांग मजबूती रहेगी स्टॉक में, क्योंकि कमेंट्री में कोई भी फेयर नहीं आया पिछली क्वार्टर और इस क्वार्टर के बीच में। ऑर्डर फ्लोज स्पेशली हाइड्रोकार्बन और मिडल ईस्ट से जो ऑयल एंड गैस रिलेटेड ऑर्डर्स हैं, जिसके बारे में नायक साहब ने भी जिक्र किया था, वो बहुत मजबूत है। तो इस स्टॉक के ऊपर नजर रखिए, मैनेजमेंट कमेंट्री बाजार को पसंद आ सकती है। ठीक है, एक काम करते हैं, जरा टेक्निकल एक व्यू भी ले लेते हैं, क्योंकि आपने सारी बात मोटा मोटी बता दी है कमेंट्री की और नंबर्स की भी। संतोष, ये जिम्मा आपका ही है, जरा एल&टी देख के बताइए, आज सुबह सुबह खुलते ही प्लस करें क्या, रुके? और एक और चीज़, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शेयर चला हुआ है, आपको ऑप्शंस लेना है तो ऑप्शंस भी ले सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हमको भर भर के लेना है। नहीं डिम्पी, स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका था तो एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। स्टॉक करेक्शन के बाद एक बहुत ही अच्छे डिमांड जोन 2850 जो इसका 50 डे मूविंग एवरेज भी है, वहीं पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर रहा है और नतीजे नो डाउट बहुत अच्छे आए हैं। तो मुझे लगता है यार स्टॉक में तेजी बनेगी और स्टॉक में एटलीस्ट मुझे 3000 तक के लेवल दिखते हैं, 3000 3020 तक के। स्टॉक 3020 के ऊपर निकलेगा तो और स्टॉक में शॉर्ट कवरिंग आएगी, बट यहाँ से एटलीस्ट 70-80 पॉइंट्स की अपसाइड नजर आती है। अगर स्टॉक किसी भी वजह से फ्लैट ओपनिंग देता है तो एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग होता है, स्टॉक ओपनिंग में ही टारगेट अचीव कर लेता है, तो फिर थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए, फिर फ्रेश एंट्री नहीं लेना चाहिए। के नतीजों पर पूरा एनालिसिस और ये आपके लिए राय, टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों तरह से हमने समझ लिया। लेकिन एक और डेवलपमेंट हुई है बाजार में कल बाजार बंद होने के बाद, वो है JSW एनर्जी से प्रशांत जैन का इस्तीफा MD एंड CEO के पद से। 1 फरवरी 2024 के बाद वो कंपनी में नहीं रहेंगे। अजय, निश्चित तौर पर अगर हम JSW एनर्जी को सुनते हैं तो प्रशांत जैन कहते हैं कि सिनोनिमस है उनका नाम बिल्कुल उससे। तो ये किस तरह से आप देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? ये बहुत ही सरप्राइजिंग था अभिषेक। मैं कहूंगा कि क्योंकि प्रशांत जैन ने JSW एनर्जी कंपनी को काफ़ी रीरेट करने, इनके लीडरशिप में रीरेट हुई थी कंपनी, बहुत सारी चीज़ें। अब ये एक ग्रीन एनर्जी प्ले बन गई, स्टॉक भी बहुत अच्छा वैल्यू क्रिएट किया। अगर आप देखें लास्ट 1 साल का, अभी प्रशांत जी ने कहा कि मैं अपने पैशंस फॉलो करने के लिए और अपने आप को टाइम देने के लिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं, तो थोड़ा सरप्राइज आ सकता है, थोड़ा दबाव भी आ सकता है, क्योंकि एक लीडर का रोल होता है वैल्यू क्रिएशन में। मगर ये नहीं कहूँगा कि देखिए और एक से एक टैलेंटेड लोग हैं, देखना होगा कि कौन ये पोजीशन पे लेता है, लेकिन इनके कंट्रीब्यूशन को एकदम ये मानना पड़ेगा। मैंने 60 रुपये से देखा, और थोड़ा लंबा चार्ट दिखाइए डायरेक्टर साहब। अगर हम लंबा चार्ट दिखाएं, 60-70 रुपये वाला 450 पे टॉप किया था, उसके बाद वापस 220-250 के आसपास गिरा, उसके बाद वापस चला। और आप नंबर्स देख लीजिए, आप नंबर्स देखिए, एम्बिशियस काम किया इन्होंने, और ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल्स वगैरह में एक तरह से काफ़ी रिकग्निशन मिलने लगी। इस स्टॉक को देखने का नज़रिया बाजार का चेंज हुआ इनकी लीडरशिप में, तो मज़ा तो आया। जो भी शेयर होल्डर्स रहे JSW एनर्जी में, इनकी लीडरशिप में। हमारे साथ रुपेश सांखे, वो स्टॉक देखते हैं। ये देखिए, ये लंबी अवधि में स्टॉक आपके सामने आ गया है। 19 से 23 4 साल में क्या ज़बरदस्त पैसा बना है, 5 गुना लगभग। रुपेश, ये सरप्राइज था। और दूसरा, क्या आपको डिसअपॉइंटमेंट है? क्या आप कॉशियस हैं? कौन आएगा लीडरशिप, कौन लेके आगे जाएगा? काफ़ी एम्बिशियस टारगेट्स ग्रुप ने ऑलरेडी रखे हुए हैं इस कंपनी के लिए, आगे के लिए। या डेफिनेटली ये थोड़ा सा नेगेटिव सरप्राइज है, बिकॉज अभी अगर लास्ट 2-3 साल में देखेंगे तो JSW एनर्जी ने काफी सारा रिन्यूएबल में अग्रेसिव मूव किया था। उन्होंने काफी बैटरी स्टोरेज, पंप हाइड्रो स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन,
देन जो मैत्रा रिन्यूएबल एसेट्स को एक्विजिशन किया था, एज वेल एज जो स्ट्रेस एसेट है थर्मल में जैसे इन भारत, उसको भी एक्विजिशन किया था। तो काफी बड़ा टारगेट है। उनका प्लान है कि जो अभी का 6.5 गीगावाट कैपेसिटी है उसको 20 गीगावाट लेके जाना है और 5 गीगावाट का बैटरी स्टोरेज भी लेके आना है। तो एक बहुत बड़ा एम्बिशियस टारगेट है, बहुत बड़ा कैपेक्स है 1 लाख करोड़ के आसपास। तो मुझे लगता है कि मार्केट ने लास्ट 2-3 साल में अगर आप देखेंगे मार्केट क्या जो 10,000 करोड़ था वो अभी 60,000 करोड़ है। तो कहीं तो मार्केट ने उसको लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल पर्सपेक्टिव से वैल्यू देना किया था। तो अभी वो 11 टाइम्स ईवी एबिटा मल्टीपल है। तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा नेगेटिव सरप्राइज है। अभी उनका जो जेएसडब्ल्यू न्यू सब्सिडरी है उसमें आईपीओ का सोच रहे हैं, इक्विटी फंडिंग का सोच रहे हैं। तो डेफिनेटली नियर टर्म में उसमें वैल्यूएशन इम्पैक्ट आएगा। और ये जो न्यू वर्टिकल्स है, ग्रीन एनर्जी वर्टिकल, उसमें आपको अंडरस्टैंड करना है टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे सक्सेसफुली एंट्री करना है। उसके लिए मुझे लगता है एक सीईओ का और प्रोमोटर का रोल बहुत बड़ा होता है। और ये अच्छे पाथ पे थे, तो थोड़ा सा नेगेटिव सरप्राइज है। पर डेफिनेटली अभी अगर आप 20 अक्टूबर को देखेंगे तो उन्होंने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को अपॉइंट किया है। थोड़ा सा सेम काइंड ऑफ रोल दिख रहा है वहां पे। लेकिन नियर टर्म में तो मुझे लगता है थोड़ा एग्जीक्यूशन डिलेज हो सकता है, थोड़ा फास्टर एग्जीक्यूशन होता है अगर सीईओ होता है तो थोड़ा सा वहां पे इम्पैक्ट दिख सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट ने उनको अच्छा वैल्यूएशन दिया है। तो 2 से 3 साल के पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे तो वैल्यूएशन मुझे लगता है थोड़ा फेयरली वैल्यू पे है। लॉन्ग टर्म में अभी इनका स्ट्रैटेजी कैसा है, स्ट्रैटेजी 3 पे कैसे वर्कआउट कर रहे हैं, कैपेक्स प्लान को कैसे रोल आउट कर रहे हैं, कभी सीईओ का अपॉइंट कर रहा है, उस पर डिपेंड है। तब तक मुझे लगता है मार्केट थोड़ा उसको निगेटिवली देख सकते हैं। थैंक्स वेरी मच आपके समय के लिए। आगे बढ़ते हैं और दूसरे स्टॉक्स में क्या हो रहा है, कौन से स्टॉक्स को आपको अपने रडार पर रखना चाहिए, वो लिस्ट लेके शरद दुबे हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग शरद, बताइए। गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले जो है अर्निंग्स में ऑफ कोर्स हमने एल&टी डिस्कस ऑलरेडी कर दिया है, लेकिन भारती एयरटेल फोकस में रहेगा। यहाँ पे हालांकि स्लाइट मिस ऑन मार्जिन्स हुई हैं। ARPUs लेकिन 1.5% सीक्वेंशियली बढ़े हैं, 203 रुपये पे आ गए हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अगर नतीजे की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आया, लेकिन जो कमेंट्री आई है स्पेशली जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स है वहाँ पे एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस देखने मिली है। बिरला सॉफ्ट में जो है सरप्राइज जो है एक टाइप से एनालिस्ट एस्टिमेट को बीट किया गया और स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। मदरसन सुमी वायरिंग की भी बात करें तो यहाँ पे भी जो है बॉटम लाइन नंबर्स पे बहुत एक अच्छा स्ट्रेंथ आया है। सीई इंफो सिस्टम्स यहाँ पे सीक्वेंशियल नंबर्स और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों में ही बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आई है और बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। और पारादीप फॉस्फेट्स की बात करें तो एक टाइप से टर्न अराउंड आया, ऑपरेशनल टर्न अराउंड। एबिटा लॉस है जो है वो एबिटा प्रॉफिट पे आ गया है, तो इस कंपनी को ज़रूर ट्रैक करेगा। रिसाइकलिंग थीम पे ग्रेविटा करके एक स्मॉल कैप कंपनी जहाँ के बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। नवीन फ्लोरन की लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स आए और सीडीएमओ बिजनेस में जो है अनसर्टेनिटी का भी एक कमेंट्री आया जो एक टाइप से वीक गाइडेंस कह सकते हैं, लेकिन स्पेशलिटी बिजनेस के लिए उन्होंने कहा कि Q3 वॉल्यूम्स में स्ट्रेंथ रहेगा। मैनकाइंड फार्मा की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स है, लेकिन एक कंपनी है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, यहाँ पे देखें तो बहुत स्ट्रेंथ आया है उनके NI नंबर्स में भी और पैट में भी, जो दोनों 30% ऊपर गए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और एसेट क्वालिटी भी स्टेबल रही है। सारे नतीजे हो गए जिन पर आज एक्शन दिखेगा और एक एक करके सारे नतीजों पर अपने एक्सपर्ट्स के व्यू भी लेंगे। लेकिन शरद लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि खबरों के दम पर आज कौन से शेयर फोकस में रहेंगे। सबसे पहले लेकिन मैं कहूँगा प्राइमरी मार्केट में भी बहुत एक्शन आ रहा है। होनासा कंज्यूमर जो आपकी मामा अर्थ है उनको जो है एक ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स मिला है, सिर्फ 13% ही सब्सक्रिप्शन हुई है फर्स्ट डे में। सेलो की बात करें तो आज थर्ड डे है और सेकंड डे के सब्सक्रिप्शन आंकड़े देखें तो 1.55 टाइम्स आई है। और आज जो है लिस्टिंग भी है ब्लू जेट हेल्थ केयर की, जहाँ पे जो लिस्टिंग एक्सपेक्टेशन है प्रीमियम में होगी। जो IPO प्राइस 346 रुपीज़ का था और जो सब्सक्रिप्शन हुई थी वो 8 गुना हुई थी। खबरों वाले शेयर्स पे फोकस करें तो VIP इंडस्ट्रीज़ का कॉल हुआ था और यहाँ पे उनका कहना है कि जो ग्रोथ है उसमें अगले 2 क्वार्टर में अच्छी ग्रोथ देखने मिल सकती है। नए प्रोडक्ट्स और प्रीमियमाइजेशन थीम रहेगा। और प्रमोटर्स का इंपॉर्टेंट बयान भी आया कि अभी भी उनको ऑफर्स आ रहे हैं प्राइवेट इक्विटी फर्म से, जहाँ पे उनकी स्टेक सेल हो सकती है फ्यूचर में। JSW एनर्जी भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे उनके MD CEO प्रशांत जैन ने जो इस्तीफा दिया, लेकिन उनके जो टेन्योर के समय जो है 2017 से लेकर अभी तक 500% स्टॉक में जो है इजाफा हुआ है। इथॉस भी QIP लॉन्च करने वाली है 175 करोड़ की, फ्लो प्राइस 6% डिस्काउंट पे है। आइनॉक्स विंड एनर्जी में कल बड़े जो है ब्लॉक डील्स हुए थे, जहाँ पे उन्होंने जो है लगभग 800 करोड़ रेज किए, जहाँ पे उन्होंने आइनॉक्स विंड की शेयर्स की बिकवाली की है। लेकिन जो अब्जॉर्प्शन हुई है अच्छे दिग्गज इन्वेस्टर्स जैसे कि ईस्ट ब्रिज कैपिटल, ICICI प्रूडेंशियल, BNB पारिबास ने अब्जॉर्ब किया इस सेल को। पतंजलि फूड्स भी फोकस में रहने वाला है
क्योंकि वो ASM फ्रेमवर्क होती है IBC कंपनीज़ की, उससे वो बाहर निकल रहे हैं। लुपिन के जो इंपॉर्टेंट प्लांट है मंदीदीप के, उनको EIR आया है जहाँ पे कोई ऑब्जर्वेशंस नहीं आए हैं, और एक टाइप से आप कह सकते हैं नो एक्शन इनिशिएटेड, यानी कि पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। और आखिर में SBI कार्ड्स भी फोकस में रहेगा, जहाँ पे उन्होंने रिलायंस रिटेल के साथ करार किया है उनके कार्ड्स को लेके। शरद ने आपको बता दिया खबरों वाले शेयर रिजल्ट्स, अब वो थोड़ा थक भी गए होंगे तो इसलिए थोड़ा उनको आराम। अब हम जोड़ते हैं अपने साथ वमाक्षी को, वो आपको ब्रोकिंग हाउसेस के रिपोर्ट्स बता देंगे। वमाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के रिपोर्ट्स। जी बिल्कुल, शुरुआत करेंगे हम एल के साथ। हम देख रहे हैं कि CLSA की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि अगर हम देखें गाइडेंस Q2 में अनुमान से बेहतर आई है। प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं GCC केपेक्स और सेमीकंडक्टर में एंट्री के चलते। हालांकि एक वीक लिंक जो रहा रिजल्ट में वो था ENC मार्जिन, मगर इसके बावजूद CLSA ने L&T पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। एयरटेल पर CLSA का कहना है कि Q2 में कंपनी का हाईएस्ट एवर पोस्टपेड सब्सक्राइबर गेन्स कंपनी ने रिपोर्ट किया है। होम ब्रॉडबैंड और एंटरप्राइज बिजनेसेस में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है और इसी के चलते CLSA ने एयरटेल पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखे अपना टारगेट प्राइस बढ़ाया है। JSPL पर CLSA की तरफ से अंडर परफॉर्म की राय आ रही है और मॉर्गन स्टैनली की तरफ से अंडरवेट की राय आ रही है। लार्जली ब्रोकरेजेस हाईलाइट कर रहे हैं कि Q2 के नतीजे अनुमान से कमज़ोर ज़रूर रिपोर्ट किए हैं। एक्सपेंशन प्लान्स भी कंपनी के डिले हो गए हैं, मार्जिन प्रेशर नज़र आया है और ओवरऑल ये जो प्रेशर है वो आगे भी बना रह सकता है रॉ मटेरियल प्राइसेस में बढ़ोतरी की वजह से। इसके अलावा DLF पर भी फोकस करेंगे। जेफरीज का कहना है कि Q2 से काफ़ी अच्छी उम्मीद की जा रही है DLF के लिए, काफ़ी नए लॉन्चेस प्लान है और इसी के चलते पॉजिटिवली कंपनी सरप्राइज कर पाएगी। ऑफिस लीजिंग में जहाँ पर हालांकि थोड़ा सा दबाव नज़र आ रहा था पहले, अब यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन नज़र आ रहा है। तो इसी के चलते जेफरीज ने DLF पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखे टारगेट प्राइस बढ़ाया है। गेल पर CLSA का कहना है कि काफ़ी मजबूत बीट नज़र आया है गैस ट्रेडिंग को लेकर, रोबस्ट ग्रोथ नज़र आया है ट्रांसमिशन वॉल्यूम में और गैस ट्रेडिंग की जो गाइडेंस है ये उन्होंने बढ़ाई है। तो इसी के चलते CLSA ने गेल पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। BAL पर जेफरीज का कहना है कि आउटलुक को लेकर मैनेजमेंट काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक नज़र आई है। ओवरऑल FY 24 से 26 तक डबल डिजिट ग्रोथ नज़र आ सकती है रेवेन्यू में और मार्जिन स्ट्रेंथ भी कॉन्फिडेंस देता है कि प्रॉफिटेबिलिटी सस्टेन होती हुई नजर आएगी, जिसके चलते जेफरीज ने BAL पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। स्टार हेल्थ पर CLSA का कहना है कि मॉनसून डिजीज के जो इंसिडेंसेस थे वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते FY 24 का लॉस रेशियो एस्टिमेट उन्होंने बढ़ाया है। रिटेल प्रीमियम ग्रोथ 20% FY 24 के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ओवरऑल CLSA ने स्टार हेल्थ पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर पर फोकस करेंगे। नोम्यूरा का कहना है कि भारतीय बेवरेज ग्रोथ में कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। सॉल्ट बिजनेस भी काफ़ी मजबूत रहा है और इसी के चलते खरीदारी की राय उन्होंने बरकरार रखी है। और आखिर में हम फोकस करेंगे CG कंज्यूमर पर। HSBC का कहना है कि बटरफ्लाई गांधीमती के साथ मर्जर प्लान्स में एक सेटबैक मिला है। इसका इम्पैक्ट रेवेन्यू और कॉस्ट सिनर्जीज पर आएगा, मगर इसके बावजूद खरीदारी की राय उनकी तरफ से आ रही है। ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने सारे के सारे ब्रोकिंग हाउसेस के रिपोर्ट्स बता दिए हैं, हम सब ने बहुत सारी चीज़ें नोट कर ली हैं, उन सब के बारे में एक्सपर्ट से करेंगे बातचीत। आपको भी जोड़ते हैं अपनी बातचीत में। पार्थिव हमारे साथ जुड़ चुके हैं अहमदाबाद से। गुड मॉर्निंग पार्थिव। पार्थिव, भारती के ऊपर क्या व्यू बन रहा है? 1000 के करीब आ गया है, नंबर्स मिक्स्ड रहे हैं, लेकिन ये धीरा स्लो मूविंग काउंटर है, बट दिख रहा है कि ऐड कर रहे हैं लोग। अगर हम फंड का डेटा भी देखें, आपको इस भाव पे कंफर्ट आ रहा है? गुड मॉर्निंग। सॉरी, कौन से स्टॉक के बारे में पूछा? सॉरी, मेरे को वॉइस नहीं आ रहा आपका। भारती एयरटेल की बात कर रहा हूं मैं। यस। कल जो रिजल्ट्स आए हैं उनको देख के और इन वैल्यूएशन पे आपको कंफर्ट आ रहा है लेने का? यस जी, टू बी वेरी फ्रैंक, भारती एयरटेल की एक अच्छी बात यह है कि उनके जो क्वालिटी ऑफ सब्सक्राइबर्स है, स्पेशली पोस्टपेड में जो 4G सब्सक्राइबर्स वो लोग ऐड कर रहे हैं, दैट इज आरपू अक्रेटिव। लेकिन अगर आप देखने जाए तो उनका आरपू ऑलमोस्ट 200 के आसपास टच हो चुका है। लेकिन इस बार के जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें आई थिंक जो रेवेन्यू था वो मिस था, और इवन जो एबिटा फ्रंट पे भी आई थिंक जो नंबर्स आए वो स्ट्रीट के एस्टिमेट से मिस था। इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे भारती एयरटेल इज काइंड ऑफ प्राइस टू परफेक्शन। बिकॉज जियो के केस में अगर हम देखें तो जियो इंक्रीमेंटली ज्यादा सब्सक्राइबर्स ऐड कर रहा है, थैंक्स टू द फैक्ट कि वो लोग ने अभी जो 2G सब्सक्राइबर्स को टारगेट किया है टू गेट देम ऑन टू 4G, भले भी वो लो कॉस्ट डिवाइस पे है और नो डाउट इट्स अ लो आरपू चर्न, लेकिन आगे जाते आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि जियो विल बी गिविंग अ टफ कॉम्पिटिशन टू भारती
जहाँ पे भारतीय के जो आरपूस है जो 200 के ऊपर जो जा रहे थे, वहां पे आई थिंक थोड़ा स्टेडी हो सकता है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक यहाँ पे भारतीय एयरटेल सीम्स टू बी प्राइस्ड एट परफेक्शन। अगर कोई गिरावट आती है 10-15% की इन कोर्स ऑफ करेक्शन, तो वहां पे आई थिंक एंट्री कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड मुझे फेवरेबल नहीं लगता। एक्शन वाली बात तो आपकी सही है। एक छोटा कंपनी है ग्रेविटा इंडिया, इनफैक्ट ये रिसाइकिल के फील्ड में है, और एक वक्त पे मनीष चौखानी ने भी इसकी बात की थी कुछ महीने पहले हमारे चैनल पे जब आए थे। नंबर्स बहुत मजबूत आए हैं। चार्ट दिखाइए डायरेक्टर साहब, ये देखिए 20 से 30% सेल्स और प्रॉफिट ग्रो किया है। चार्ट थोड़ा लंबी अवधि का दिखाइए डायरेक्टर साहब, ये देखिए 6 महीने में स्टॉक डबल हुआ है, तो मोमेंटम तो दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे चल रहा है, बहुत ज़्यादा एकदम रॉकेट शेयर नहीं हुआ है। इसके चार्ट को क्या देख के आपको लगता है इसमें यहाँ से भी ट्रेड बनता है? आदित्य आप बताइए, या आपको पुल बैक पे किस लेवल्स पे आप उसको देखेंगे? आदित्य? यस, आप अगर ग्रेविटा के चार्ट को देखें तो ऊपर के लेवल से काफी सेलिंग आ रही है 1020 के लेवल से, तो थोड़ा शॉर्ट टर्म के हिसाब से वेट करना चाहेंगे। बट नजरिया अगर एक महीने का है तो वंस 1020 इज टेकन आउट तो हम 1060 से लेके 1100 की तेजी देख सकते हैं। बट एक बार स्टॉक को 1020 क्रॉस होने देंगे तब। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस के पहले रिजल्ट आएंगे आपके स्क्रीन पे, उसके बाद उसका ग्राफ आएगा, क्योंकि ये वो कंपनी है जिसने अभी कुछ हफ्ते पहले अपनी गाइडेंस बढ़ाई थी। 35% की ग्रोथ गाइडेंस 5 स्टार ने की है। एमएसएमई के स्पेस में कर रही है काम। आपने देखा होगा हाल ही में यूग्रो ने भी बहुत सॉलिड नंबर दिया। तो जो जो एमएसएमई में काम कर रहा है वहाँ पर ग्रोथ अच्छी दिख रही है। 5 स्टार ने 40% के ऊपर ग्रोथ की है, गाइड किया था 35। स्टॉक 850 के करीब गया, वहाँ से पुल बैक आया और एक रेंज में अटक गया। इस समय 740 के आसपास बैठा हुआ है। अजय पटेल, ज़रा बताइए 5 स्टार का चार्ट क्या कहता है? मेरे स्टॉक के रडार में पहले से था, बट मार्केट के सेल ऑफ के वक्त थोड़ा यहाँ पर डिस्टॉर्टेड हो गया था चार्ट। देखे तो 100 डे मूविंग एवरेज के वहाँ हिस्टोरिकली स्टॉक ने सपोर्ट लिया हुआ है, और इस बार भी सपोर्ट लिया मार्केट के सेल ऑफ में। और अभी के दिन में, कल के दिन में भी हर मूविंग एवरेज जो 21 डे 50 डे के मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करने का ये स्टॉक ने स्टार्ट किया था, और रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है वापिस से 780 790 के बीच में ये स्टॉक आके रुकेगा। वहां पर एक थोड़ा रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो 5 स्टार के लिए बाय की सलाह होगी। 780 टू 790 के बीच में मुझे लग रहा है ये स्टॉक वापिस से टेस्ट करेगा, और आरएसआई और वॉल्यूम के हिसाब से भी अभी ठीक ठाक चल रहा है, तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। चार्ट भी थोड़ा करेक्ट होना स्टार्ट हो गया, तो अच्छी बात है। अभी 780 के लिए हम ये स्टॉक को परचेस डेफिनेटली कर सकते हैं ये बात से। ठीक है, 5 स्टार बिजनेस 780 से 790 के रेंज में शेयर जाने की काबिलियत रखता है, खरीदारी करने की सलाह है इसमें जय की तरफ से। बिरला सॉफ्ट नंबर काफ़ी अच्छे आए हैं, मजबूत आए हैं, और हमने देखा कि जो बड़ी कंपनीज हैं उनमें नतीजों के बाद हमने थोड़ी सी प्रेशर देखे हैं, लेकिन मिड कैप में जैसे कि डिम्पी मेंशन भी कर रहे थे कि मूव्स अच्छे आ रहे हैं। बिरला सॉफ्ट में आप आय की बात करें 4% बढ़ी है, मुनाफा 5.5%, मार्जिन भी इन्होंने बेहतर किया है, और पिछले महीने भर में बात करें तो 10% से शेयर चला हुआ है। इसमें संतोष क्या करना चाहिए बिरला सॉफ्ट में? क्या तेजी करके चलें इसमें आज? यस, ये स्टॉक एक काफी आउट परफॉर्मर रहा आईटी स्पेस में। स्टॉक में अभी भी स्ट्रेंथ ही नजर आ रही है। नीचे जो इसका सपोर्ट है 530 का, जो 20 डे मूविंग एवरेज है। ऊपर जो अभी स्विंग हाई लगाया था 560 का, तो 530 से 560 के भी रेंज है। अगर ये 560 का लेवल क्रॉस करता है तो फिर हमें लगता है कि 580 तक की भी तेजी देखने को मिल सकती है। तो 530 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, 560 क्रॉस करता है तो और पोजीशन ऐड कीजिए फॉर द टारगेट ऑफ 580। ठीक है, 580 रुपए के लक्ष्य बिरला सॉफ्ट के लिए। सी इन्फो सिस्टम ये भी आज फोकस में रहेगा, क्योंकि नतीजे आए हैं मजबूत, और आय में हालांकि 2.25% की बढ़त है, लेकिन कामकाजी मुनाफे में 10% का उछाल है, और मार्जिन अच्छा खासा इन्होंने सुधारा है। तिमाही आधार पर करीब 3-3.5% के आसपास के जंप हमने मार्जिन के फिगर में भी देखे हैं। सी इन्फो सिस्टम 1900 रुपए के आसपास सपोर्ट लेके फिर से ये चलने की कोशिश कर रहा है। जय, क्या राय है आपकी, कहां तक तेजी जाएगी? पर मुझे काफी अभी अच्छा व्यू बुलिश लग रहा है। मार्जिन अच्छे बढ़ के आए, और टेक्निकली भी ये स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। मुझे लग रहा है 2200 तक के लेवल डेफिनेटली दिख सकते हैं ये स्टॉक में।
जो इवन प्रीवियस जोन भी था रेजिस्टेंस का, तो 22 टू बी स्पेसिफिक 2230 तक के लेवल डेफिनेटली ये स्टॉक जा सकता है दूसरी रैली में। मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, एमएससीडी की तरफ से एक पॉजिटिव क्रॉसओवर के कगार पर है और अभी वॉल्यूम भी काफी अच्छा आ रहा है। तो मैपमाइंड जो सी इंफो सिस्टम है वहां पर मुझे बुलिश व्यू डेफिनेटली दिख रहा है और अभी भी ये भाव से बाय करना चाहिए। और अगर ये क्रॉस भी हो गया 2250 2230 के लेवल, सो वापस एक नई रैली ये स्टॉक पर आ सकती है और कंटिन्यूसली सस्टेन भी कर रहा है रैली, तो डेफिनेटली बाय की रेट सलाह रहेगी मैपमाइंड पर। ठीक है, मैप में इंडिया पर खरीदारी की सलाह है, लेकिन पारादीप फॉस्फेट्स 60-65 रुपए के आसपास का शेयर होगा और नतीजे इसके भी अच्छे आए हैं। नतीजों की अगर हम डिटेल्स की अगर हम बात करें पारादीप फॉस्फेट्स की, तो आय में 21% का उछाल है और घाटा 119 करोड़ का था पिछले साल की सेम तिमाही में और अब आया है 90 करोड़ का प्रॉफिट। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। एबिटा प्रॉफिट की अगर बात करें तो 256 करोड़ पर आया है, लॉस था 39 करोड़ का। तो कहीं ना कहीं एक तरह से टर्न अराउंड हम कह सकते हैं कि नंबर्स में दिख रहा है। पारादीप फॉस्फेट्स, इसमें राहुल क्या रणनीति होगी आपकी? राहुल जी? अच्छा, राहुल तक आवाज नहीं जा रही, कोई बात नहीं। चलिए आदित्य से जानते हैं। आदित्य, क्या व्यू आप सुझाएंगे पारादीप फॉस्फेट्स को लेकर? देखिए, पारादीप में जो इंटेंस सेल ऑफ देखने को मिला था 26 अक्टूबर के, उस हिसाब से पैटर्न थोड़े से डिस्टॉर्टेड है। तो मैं एक बार वेट करूंगा स्टॉक को वापस एक बुलिश टेरिटरी में आने के लिए। तो 70 के लेवल से स्टॉक अपना एक अप ट्रेंड रिज्यूम कर सकता है, वहां से बाय किया जा सकता है और स्टॉप लॉस रहेगा उसमें 65 का और टारगेट रहेगा 80 का। अभी मैं थोड़ा सा अवॉइड करना चाहूंगा। गेस्ट का तो मैंने बना ही दिया है। वो एक शेयर और है, वो है पतंजलि फूड्स के नाम से। संतोष जी, जरा इस शेयर को आप चेक करना है। ये शेयर ना कल 5% के सर्किट पे था, अब खबर ये आ रही है कि एएसएम से भी बाहर जा रहा है। ये तो सर्किट पे पहले ही चला जा रहा है एएसएम से बाहर। ये तो हो सकता है 3-4 दिन बैक टू बैक भी सर्किट लगाए। पतंजलि फूड्स, इसको ज़रा दिखाइए स्क्रीन पर। और मैं इसको टेक्निकली भी देखा तो ये ब्रेकआउट कैंडिडेट भी है। अगर आज मौका मिलता प्लस कर लें क्या सर? टेक्निकल स्ट्रक्चर को देखते हुए यही लगता है कि स्टॉक में तेजी बनेगी और इस न्यूज़ की वजह से भी स्टॉक में एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 1400 का एक रेजिस्टेंस है, वो क्रॉस होता है तो हमको जो इसमें हाई लगे थे 1480-1500 के, वो लेवल हमको जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक को शायद कोई रिस्क लेके चेस करना चाहे तो कर सकता है। यहाँ से एक अच्छी पोजिशनल बेसिस पे एक अच्छी अपसाइड बन सकती है। नीचे अब सपोर्ट रहेगा आपका 1340 का। एक एसबीआई कार्ड्स पे व्यू पॉइंट ले लेते हैं। आदित्य, जरा ये शेयर आप चेक करना है। एसबीआई कार्ड्स रिलायंस रिटेल के साथ इन्होंने कुछ टाई अप किया है। ठीक है, ऐसी कंपनी टाई अप करेंगी, देश की बड़ी कंपनी है रिटेल। एसबीआई कार्ड्स भी छोटा नहीं है, देश का नंबर 1 बिजनेस लेके आता है क्रेडिट कार्ड वगैरह से। तो एक बार ज़रा देख के बताइए कितना फ़ायदा मिलने जा रहा है इन दोनों जॉइंट्स का आपस में जुड़ने से, एसबीआई कार्ड्स को। देखिए, एसबीआई चार्ट्स जब से लिस्ट हुआ है एक अंडर परफॉर्मेंस बना हुआ है स्टॉक में, पर अभी टेक्निकली बात करें तो एक सपोर्ट लेवल पे आ चुका है 746। तो इस लेवल पे एक बार बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 700 का और टारगेट रहेगा इसमें 800 to 850 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेंटलमैन, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ संजीव जी भी आज स्टूडियोज में हैं, मुंबई का दौरा कर रहे हैं और इसलिए हमारे साथ बात करने के लिए आज स्टूडियो में आए। संजीव जी एक ऐसे शख्स हैं जिनको पास सिर्फ स्क्रीन ही नहीं, बैलेंस शीट्स और स्क्रीन नहीं, ऑन ग्राउंड रिसर्च। क्योंकि संजीव जी, पहली बात तो गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी टीम से अक्सर कहता रहता हूं कि हम में से अगर आपकी उम्र में कुछ लोग 10% भी इतना ट्रैवल कर लें ऑन ग्राउंड तो मज़ा आ जाएगा। क्योंकि बाजार जो भी है रिफ्लेक्शन यही है कि इकोनॉमी में क्या हो रहा है और काफ़ी हद तक वो फर्स्ट हैंड अकाउंट आपको ज़मीन मिलता है ऑन ग्राउंड। तो जूनागढ़, राजकोट और सोमनाथ जी के दर्शन करके हमारे साथ आए हुए हैं संजीव जी। एक डेटा देखा कल हमने, वो ये कि एफआईआई ओनरशिप जो है एक्विटीज़ की, हिस्टोरिकली आप तो 30 साल 35 साल से बाजार में रहे, सबसे बड़े प्रोमोटर के बाद होल्डर्स अच्छे इंडियन स्टॉक्स के एफआईआई हुआ करते थे। अब मामला बदल गया है। ये देखिए, एफआईआई की हिस्सेदारी 25% से घट के इंडियन स्टॉक्स की 18% पे आ गई है। उसके बाद ही बाजार ऑल टाइम हाई से 3-4% ही दूर है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये किसने माल लिया इतना? ये इंडियन एचएनआई, इंडियन रिटेल, वो अब भारतीय मार्केट्स का असली मजा उठा रहा है।
और इस बात में मैं आपका व्यू जानना चाहूँगा कि आप जब जाते हैं, अभी आप होके आए जूनागढ़, कैसा एक्सपीरियंस है? लोग स्टॉक्स ले रहे हैं, लेना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग अजय जी। बिल्कुल, द पल्स ऑफ द मार्केट इज नॉट इन यूएस और यूके, द पल्स ऑफ द मार्केट इज इन आवर लोकल मार्केट। आपके पास मैं राजकोट, जूनागढ़ और सोमनाथ हो गया है। राजकोट में मैंने रात को मेरे को डिनर के लिए ले गए, कैथेवाड़ा जलसा। वहाँ अजय जी सिर्फ ऑडी, बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज खड़ी थी। क्या बात है! आप कहते हो मंदी, और वहाँ पैसे लगाने के लिए वेट कर रहे हैं कि आप बताओ तो क्या लेना है। ये नहीं, सोमनाथ जी में पुजारी जी ने 1 घंटा दर्शन कराए, वो भी पूछ रहे थे क्या बात है। तो हम आपको एक बात बता दे, द कल्ट ऑफ इक्विटी एंड टचवुड माई प्रेजेंस और माई ट्राइंग टू डू दैट हैज बीन वेरी वेरी सक्सेसफुल। और ये शुरुआत है। आपको पता है जो 5,000 वाला सिप है, जो 15,000 बनता है, वो मुझे लगता है अगले 5 साल में 25,000 हो जाएगा। फिर आपको वही रिलायंस और आईसीआईसी और एचडीएफसी बैंक महंगे लेने पड़ेंगे। ये जो एफआई, आपने बहुत अच्छा निरीक्षण किया कि वी आर एट अ 10-year लो, और यहाँ से शेयर बाजार हमेशा 10% की रैली देता है। तो फिंगर्स क्रॉस्ड 21,000 आने वाला है। मेरे को लगता है 31 दिसंबर तक ही ना हो कि यहाँ से मार्केट फट जाए, क्योंकि अजय जी अर्निंग्स आर द की कैटलिस्ट। रिलायंस येस्टरडे, एल&टी, मारुति, अल्ट्राटेक, आईसीआईसीआई बैंक, आप नाम तो लीजिए। तो पेसिमिज्म इज इन आवर माइंड। आई थिंक स्टॉक मार्केट इज रेयरिंग टू गो। बिल्कुल, ये अच्छी बात बोली उन्होंने कि ओनरशिप एफआईएस की इंडियन मार्केट में आ रही है, इंडियन इन्वेस्टर्स में आ रही है, चाहे वो रिटेल हो, एचएनआई, एसआईपी के थ्रू हो या पर्सनल। तो इसीलिए डिपेंडेंस एफआईएस पे एकदम घटती जा रही है। इसीलिए एफआई डेटा को बहुत ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ 18 ऑफ स्वदेश पे एनालाइज नहीं करते। रेफरेंस के तौर पे देख लीजिए, आप बाजार के प्लेयर हैं। अब ये बताइए कौन से स्टॉक आइडियाज पे आप काम कर रहे हैं, कौन से स्टॉक आइडियाज रेकमेंड करेंगे हमारे व्यूअर्स को? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछी कि एक तो मार्केट इज नो लॉन्गर द डोमेन ऑफ द एफआईएस, जो ऑब्वियसली इट इज देयर डोमेन इन द सेंस के दे स्टिल हैव अ लॉट ऑफ प्रेजेंस, बट जो उनका इम्पैक्ट था, इम्पैक्ट कॉस्ट ऑफ गेटिंग, इट इज मेकिंग देम मोर कॉन्फिडेंट ऑन इंडिया, क्योंकि अजय दे कैन एग्जिट। नहीं तो बाकी मार्केट से एग्जिट नहीं होता, एंट्री होना मुश्किल, इजी है, एग्जिट। दे हैव बीन एबल टू सेल मोर देन 3 लाख करोड़ एंड द मार्केट इज स्टिल नियर न्यू हाईज, एग्जैक्टली, व्हिच टेल्स यू द कॉन्फिडेंस ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर। अजय जी, मेरे को लगता है बैंक निफ्टी इज अ मस्ट हैव, और मैं 2 बैंक्स बोलना चाहता हूं जो मुझे अर्निंग्स पे बहुत पसंद है। सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक, आज लेंडिंग रेट में थोड़ा बढ़ोतरी आ गई, विच मीन्स निम्स आर गोइंग टू बी ऑन द अपसाइड, और आईसीआईसीआई के नंबर्स आई थिंक इन द बैंकिंग डोमेन वर द बेस्ट। इस मार्केट को अगर चलना है तो रिलायंस, आईसीआईसीआई, अल्ट्राटेक, मारुति और आपका एल&टी, ये शेयर है। लेकिन आज का मेरे अगले हफ्ते की पिक है आईसीआईसीआई बैंक। दूसरा मैं बोलूंगा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर्स हैव बीन वेरी वेरी स्टेलर, एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट, निम एक्सपेंशन, और अब की उनके रिजल्ट आ रहे हैं आफ्टर कैन बैंक एंड पीएनबी। अगर वो कोई प्रीकर्सर था तो नंबर्स आर वेरी स्ट्रांग। 195 रुपए पे मुझे बहुत पसंद है बैंक ऑफ बड़ौदा। आई थिंक यहाँ से 10% की अपसाइड नियर अबाउट द रिजल्ट्स आपको मिलनी चाहिए। सो आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड बैंक निफ्टी, ऑल 3 वेरी बुलिश। ठीक है बसीन साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया, आज आप टाइम निकाल के आप हमारे मुंबई ऑफिस में पहुंचे हैं और अच्छा लग रहा है सर आपको देख के, हेल्दी एंड वेल्दी हमेशा की तरह। अच्छा बसीन जी, एक छोटी सी चीज़ पता करनी है, ये ऑटो सेल्स के नंबर आएंगे आज, तो आपका ऑटो में कोई फेवरेट काउंटर है सर? डिम्पी जी, पहले तो आपको बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। आप जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। और दूसरी बात, ऑटो नंबर बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। ऑटो नंबर स्ट्रांग है, तभी ऑटो इंडेक्स ऑल टाइम हाई के पास है। मारुति ले लीजिए, एमएनएम ले लीजिए, और मुझे लगता है बजाज ऑटो ले लीजिए। मेरा डार्क हॉर्स प्ले वहाँ अशोक लीलैंड है। अशोक लीलैंड आप देख ही रहे हैं कि इंडिगो इज हिटिंग न्यू हाईज। इंडिगो की जितनी नीली बस है वो अशोक लीलैंड की है। 53% मार्केट शेयर इन द बस मार्केट। दे आर गेनिंग मार्केट शेयर फ्रॉम टाटा मोटर, और उनका जो ईवी की तरफ रुझान है दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। सम ऑफ पार्ट्स 164-65 में अशोक लीलैंड विल बी अ मस्ट हैव इन योर पोर्टफोलियो। दूसरा मेरा पिक है Bosch, on the back that as an OEM they are in all phases, it's the most complete OEM in the world, और इंडिया में तो और वो मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। इन दोनों पे मेरा बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस है। यू कैन ऑल्सो एड द 3 बिग लीडर्स, एमएनएम, मारुति एंड बजाज ऑटो। इनफैक्ट आपने अशोक लीलैंड का नाम दिया, डार्क हॉर्स। मैं आपको एक इनपुट देना चाहूंगा, मिला धीरज हिंदुजा से लंदन में। उन्होंने कहा कि साहब हम यहाँ पे तो अच्छा काम कर ही रहे हैं और ग्रीन बसेस वगैरह पे, लेकिन आप 2-3 साल वेट करिए,
25% हमारा एक्सपोर्ट्स बिजनेस हो जाएगा, क्योंकि जीसीसी, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया में हाई मार्जिन पे सीवीज और बसेस का काम ये बढ़ाना चाहते हैं, अभी 10% है। तो ये एक इनपुट है, शायद बाजार अभी इनके एक्सपोर्ट पोटेंशियल पे उतना ध्यान नहीं दे रहा, अभी ये लोकल डोमेस्टिक प्ले की तरह देखा जाता है। बट शुक्रिया भसीन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लिस्ट है और ये व्यू है भसीन साहब का सीधे ऑन ग्राउंड से, लेकिन हम और भी स्टॉक्स लेके आएंगे, पूरे 10 स्टॉक्स, 9 स्टॉक्स 9 ग्रह के जो आपको नजर रखने चाहिए। लेकिन एक स्टॉक में पार्थिव से व्यू देना चाहूँगा, क्योंकि वो फार्मा को देखते हैं बहुत क्लोजली। पार्थिव, रिजल्ट्स के बाद कल हमने देखा पिरामल फार्मा में 10% का बहुत पावरफुल मूव आया और वॉल्यूम के साथ आया, डेज हाई पे बंद हुआ। क्या इसका वर्स्ट इट्स बिहाइंड अस? यस एब्सोल्युटली अजय जी, अगर देखिए लास्ट क्वार्टर से टर्न अराउंड काइंड ऑफ चालू हुआ था। हमने आई थिंक 2 क्वार्टर पहले देखा था राइट नियर द राइट्स इश्यू की ये कंपनी आई थिंक काफी बहुत ही थिन मार्जिन पे कोट कर रही थी, बिकॉज उनका जो सीडीएमओ बिजनेस हो या कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल जेनरिक बिजनेस हो जो यूएस में उनका काफी इंपॉर्टेंट बिजनेस है, एंड इवन इंडियन कंज्यूमर हेल्थ बिजनेस, हर एक में ग्रॉस मार्जिन काफी कॉन्ट्रैक्ट हुए थे बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल प्राइस इनपुट। लेकिन आई थिंक पिछले 2 क्वार्टर से स्पेशली ये क्वार्टर में दे आर बैक टू क्वाइट नॉर्मलाइज मार्जिन जो अराउंड 16% के आसपास आए हैं। कंपनी की अच्छी बात यह है कि 90 रुपए के आसपास जो राइट्स इश्यू जुटाए थे उसमें ऑलमोस्ट 1000 करोड़ उन्होंने डेट कम किया है। इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन देखने जाए तो 7,500 करोड़ का रन रेट वाली कंपनी है और अभी करीबन 16,000 करोड़ के आसपास 13,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। तो प्राइस टू सेल्स एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखते हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, तो यहाँ पे आई थिंक बहुत ही अट्रैक्टिवली वैल्यूड है। अगर इस तरह की कंसिस्टेंसी मैनेजमेंट अगर अगले आने वाले क्वार्टर्स में दोहरा सकते हैं तो मुझे लग रहा है कि ये कंपनी इजीली इन्वेस्टर्स को यहाँ से 30 to 50% रिटर्न देने में क्षमता रखती है। और उनकी जो पाइपलाइन है ऑफ नए प्रोडक्ट्स वहां पे भी आई थिंक काफी प्राइसिंग पावर है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से मार्जिन एक्रेटिव ही रहेंगे, 16 to 18% का बैंड पकड़ के चल सकते हैं। और अगर रेवेन्यू ग्रोथ में 15 से 20% की वृद्धि है तो फॉरवर्ड बेसिस पे भी बहुत ही अट्रैक्टिवली वैल्यूड है। पिरामल फार्मा पर ये व्यू। आइनॉक्स विंड एनर्जी में कल बाजार खुलने के साथ ही एक ब्लॉक लगा था और ब्लॉक डील्स में किसने स्टेक लिया है उसका नाम भी आ गया है। इस ब्रिज कैपिटल, आईसीसी प्रोडेंशियल ने हिस्सेदारी ली है और 800 करोड़ रुपए आइनॉक्स विंड ने जुटाए हैं। हालांकि कल शार्प डिक्लाइन शुरुआती सेशन में था और उसके बाद थोड़ी थोड़ी रिकवरी की, बट फिर भी 3-3.5% नीचे आइनॉक्स विंड का शेयर बंद हुआ था। आइनॉक्स विंड अगर हम 3-4 महीने से देखेंगे तो बिल्कुल एक रेंज में ही फंसा हुआ ये शेयर है। संतोष, क्या व्यू होगा आपका आइनॉक्स विंड को लेकर और इसमें फ्रेश ब्रेकआउट की उम्मीद आप कब कर रहे हैं? अभिषेक, मुझे लगता है फ्रेश ब्रेकआउट शायद आज ही देखने को मिल जाए। इस स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी बुलिश है, एक बड़ी तेजी के लिए तैयार है। स्टॉक ऑलरेडी वैसे लोअर लेवल से काफी चल चुका है, बट एक काइंड ऑफ फ्लैग फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। स्टॉक जैसे ही 230 का लेवल निकालेगा हमको एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। स्टॉक 300 रुपए के लेवल तक भी जा सकता है। तो इसको ऐसे ट्रेडिंग बेट ना लेते हुए थोड़ा सा पोजिशनल व्यू रखे। नीचे स्टॉप लॉस आप रखिए आपका 205 रुपए का, ऊपर में मेरा टारगेट 300 रुपए का है। चलिए आइनॉक्स विंड पर ये व्यू। ल्यूपिन भी आज फोकस में रहेगा। इनकी मंडीदीप यूनिट 2 को एफडीए से EIR मिला है और नो एक्शन इंडिकेटेड। ल्यूपिन 1128 का भाव है। ल्यूपिन को देख लीजिए आप, सिप्ला को देखेंगे, सन फार्मा भाव ऑलमोस्ट आपको आसपास ही जाके देखेंगे। ल्यूपिन का स्ट्रक्चर आपको कैसा लग रहा है जय? 3-4 दिन से हम देखें तो काफी एक रेंज में फंसा हुआ है, ना कि ऊपर जा रहा है ना कि नीचे आ रहा है। तो मुझे लग रहा है एक रेंज के पहले ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आना चाहिए, उसके बाद ही हम फ्रेश व्यू लेके चल सकते हैं। हालांकि अभी सपोर्ट जोन के डेफिनेटली वहां पर है, 1120 के अराउंड है। तो मुझे लग रहा है एक अटेम्प्ट डेफिनेटली ऊपर के साइड कर सकता है ये स्टॉक। सो व्यू मेरा बुलिश रहेगा बाजार को देखते हुए। तो 1185 तक के मुझे टारगेट्स आते हुए दिख रहे हैं। जो प्रीवियस कैंडल थी, जो 25 अक्टूबर की कैंडल थी, उसका हाई के अराउंड है। तो 1185 तक के टारगेट आते हुए दिख रहे हैं, बट वी नीड टू वेट फॉर अ ब्रेकआउट टू हैपन फॉर दैट। कुछ एक और शेयर्स भी पता करते हैं जो कि न्यूज़ से हट के अपने प्राइस एक्शन से आज लियोर करेंगे या फिर थोड़ा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कैंडिडेट है। उसमें से एक CDSL है। एक बार संतोष जी आप इस शेयर को चेक करेंगे। CDSL थोड़ा पोजिशनली रखूंगा मैं। भसीन जी की बात से इत्तेफाक रखता हूं कि हो सकता है 31 दिसंबर तक हम 21,000 के लेवल भी देख लें। क्या CDSL उस कैटेगरी में है जो पार्टिसिपेट करेगा सर इस पूरी रैली के अंदर?
कॉल्स दिए थे, उसमें से मेरा एक CDSL ही था क्योंकि टेक्निकली बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है, और दूसरा NSDL के IPO के डेट का अनाउंसमेंट भी आ गया है। तो 1525 का मुझे इमीडिएट टारगेट तो नजर आता ही है आज के सेशन में, और कोई पोजिशनली रखना चाहता है तो स्टॉक में जो 1650 के हाई लगे थे 1700 के आसपास के, वो भी देखने को मिल सकते हैं। तो स्ट्रक्चर काफी बुलिश है, आपको पोजिशनली रखना है तो 1400 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ठीक है, माता के नवरात्रों पे हमने नवरत्न शेयर की शुरुआत की थी, ज़बरदस्त सक्सेस रही। आपके पास हम सीधा सीधा वो सारे शेयर, सारी खबरें पहुंचा देते हैं जहां पर आपको ध्यान रखना है, और इसमें से 2-5 शेयर ऐसे निकल ही आते हैं जो आज आपका दिन बना देंगे। शरद ने सारी रिसर्च पूरी कर ली है, नवरत्न शेयर के साथ वो हाजिर हैं। आइए करते हैं इसकी शुरुआत। जो फोकस में जो है रहने वाला है, सबसे पहला स्टॉक वो है L&T। यहाँ पे ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग Q2 नंबर्स आए हैं, लेकिन जो गाइडेंस आई है, मैनेजमेंट कमेंट्री, वहाँ पे स्ट्रेंथ आई है, और वो कह रहे हैं कि FY24 की जो गाइडेंस ऑलरेडी उन्होंने रेवेन्यू और ऑर्डर इनफ्लो दोनों के बारे में कहा था, उसको वो सरपास करेंगे। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे कंपनी 830 करोड़ इन्वेस्ट करने वाली है। अब ये सेमीकंडक्टर चिप में आने वाली है, जहाँ पे फैबलेस जो फैब्रिकेशन होती है उस पे आएगी। हालांकि इन्वेस्टमेंट 830 करोड़ का है, लेकिन इतना बड़ा प्लेयर जब इस इंडस्ट्री में घुस रहा है तो ये बहुत बड़ा न्यूज़ होता है। दूसरा स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है भारती एयरटेल। हालांकि मार्जिनल मिस थे Q2 नंबर्स में, लेकिन एक एक्सेप्शनल लॉस का आइटम भी था 1750 करोड़ का। ARPUs की बात करें तो 1.5% सीक्वेंशियली बढ़ा है, लगभग 203 रुपये हुआ है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट जो तीसरा स्टॉक रहने वाला है, यहाँ पे देखें तो Q2 नंबर्स है, सॉरी, वो बहुत स्ट्रेंथ दिखाए हैं, और याद रखिए जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं वहाँ पे आउट परफॉर्मेंस देखने मिली है। नवीन फ्लोराइन की बात करें तो वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं, और जो उनकी CDMO बिजनेस है वहाँ पे आप कह सकते हैं कि आगे जाते हुए जो सर्टेनिटी है उनकी ग्रोथ की, वहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लग सकता है। हालांकि अगर बात करें स्पेशलिटी बिजनेस की तो वो एक्सपेक्ट करें कि जो Q3 नंबर्स है वहाँ पे वॉल्यूम्स में अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिलेगी। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस भी फोकस में रहने वाला, और यहाँ पे अगर नंबर्स की बारे में बात करें तो एसेट क्वालिटी में भी स्ट्रेंथ आया है, और जो नेट इंटरेस्ट इनकम होती है और पैट होती है, दोनों में 30% से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। इथॉस भी फोकस में रहने वाला है, क्योंकि QIP जो है लॉन्च हो चुकी है, लगभग 175 करोड़ का है, और जो फ्लोर प्राइस रखा है वो 6% डिस्काउंट पे है। अभी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि प्रीमियमाइजेशन थीम है, जिसने हमने पहले आपको पॉइंट आउट किया था ET नाउ स्वदेश में, और यहाँ पे जो है अपनी जो कैपेक्स कर रहे हैं ताकि वो ग्रोथ कर पाएँ और स्टोर्स की एक्सपेंशन कर पाएँ। उसके अलावा सातवां स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है JSW एनर्जी। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट चेंज हो रही है, जहाँ पे रेजिग्नेशन हुई है प्रशांत जैन की, जो MD और CEO थे कंपनी के। 2017 में उन्होंने जो ये पद संभाला था, और उसके बाद से लेके अभी तक जो स्टॉक में 500% का जो है ग्रोथ देखने मिला है, एंड ऑफ कोर्स रेवेन्यू पैट भी डबल हुए हैं, और जो ओवरऑल कैपेसिटी है वो भी डबल हो गई है JSW एनर्जी के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है। 8वां स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है बिग बोल्ड ब्रोकरेज। अब यहाँ पे जो है जागरण प्रकाशन फोकस में रहेगा। CLSA की रिपोर्ट आई है, एक टाइप से डाउनग्रेड आया है अंडर परफॉर्म का, पहले आउट परफॉर्म था, और जो लक्ष्य है उसको जो है घटा दिया, 117 रुपये से घटा के 100 रुपये कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो Q2 नंबर्स आए हैं वो बिलो एस्टिमेट्स आए हैं, और जो प्रिंट एड रेवेन्यू है अभी भी पिकअप नहीं हुई है, 4% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है सिर्फ ग्रोथ देखने मिला है। अब बात करें तो खबर सेगमेंट है, जहाँ पे हम जाने जाते हैं कि कौन से खबर बाजार में बज़ कर रही है, उस पर फोकस रहने वाला वो है SML Isuzu। अब यहाँ पे जो है एक ब्लॉक डील एक्सपेक्टेड है, और याद रखिए अशोक लीलैंड और JBM ऑटो, इन दोनों कंपनियों ने जो है अपनी ड्यू डिलिजेंस भी जो है कंप्लीट कर दी हैं, और यहाँ पे बज़ है कि प्रमोटर्स जो हैं एग्जिट करने वाले हैं कंपनी को। अब ये प्रमोटर का नाम है सुमिटोमो कॉरपोरेशन, और इनका ऑलरेडी 44% स्टेक कंपनी में है, जिसका वैल्यू अगर बात करें तो लगभग 878 करोड़ रुपीस आएगा। अब JBM ऑटो को ये इसलिए बेनिफिट आ सकता है कि वो जो नेटवर्क है डिस्ट्रीब्यूशन का, वो जो है टैप इन कर सकता है SML Isuzu का, और ऑलरेडी जो बड़े दिग्गज गेस्ट्स आए हैं हमारे शो में, उन्होंने कहा है कि CV साइकिल में भी एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिल रही है, और मार्च के लो से स्टॉक ऑलरेडी डबल हो चुका है SML Isuzu का। ये पॉइंट आपने अच्छे से नोटिस करवाया। जो 9वीं खबर है आपकी, अब मेरे को आपकी 6ठी खबर भी काफ़ी अच्छी पता लगी, जिसमें इथॉस का आप बता रहे थे कि वो डिस्काउंट के साथ QIP से पैसा रेज कर रहा है। तो ये 2-4 शेयर्स हैं, बड़े इंटरेस्टिंग है, आप इस पर ज़रूर ध्यान रखिएगा। SML Isuzu पे ही पता कर लेते हैं। चार्ट्स के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, इनफैक्ट ये तो ब्रेकआउट का कैंडिडेट था, जहाँ पर अब खबर ये आ रही है कि हो सकता है प्रमोटर अपना थोड़ा स्टॉक सेल भी कर दे। आदित्य, एक बार ज़रा आप चेक करेंगे, 1381 का शेयर
ऑटो सेल्स के नंबर, ऑटो की बड़ी कंपनी, खबर मार्केट में ये है कि प्रमोटर्स कुछ स्टेक सेल कर सकता है। न्यूज शायद ये है कि प्रमोटर सेल कर रहे हैं स्टेक, बट चार्ट्स पैटर्न काफी बुलिश ही बन रहे हैं। तो 1381 रेट चल रहा है, बट पैटर्न्स बुलिश है, तो इसको बाय किया जा सकता है। 1382 में स्टॉप लॉस रहेगा इसका 1250, और टारगेट रहेगा इसमें 1550 से 1600 का। ओके ठीक है, तो ये 1500 से 1600 तक जा सकता है, लेकिन ये अगर एक कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट्स कुछ होती है ना, तो बस आपको सिर्फ एक काम करना है कि थोड़ा वॉल्यूम कम रख लेना है। 3 महीने में 24% का रिटर्न कम नहीं होता है, और ये बहुत अच्छे से चला हुआ शेयर है। अब मैं उस छठे नंबर वाली खबर के बाद वापस से स्क्रीन पे दिखाई, जहाँ पे इथॉस के बारे में लिखा हुआ है कि वो डिस्काउंटिंग के साथ कुछ मनी रेज कर रहा है। ज़रा इस पर आप दीजिए अपनी राय संतोष। ये आईपीओ के बाद सक्सेसफुल आईपीओ और बहुत ही शानदार चला। सब लोगों को डाउट था, पता नहीं लग्जरी चीज़ों में है ये कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा, लेकिन रिटर्न बहुत शानदार दिया इसने। अब ये कुछ और पैसा रेस करना चाह रहे हैं, जरा चेक करेंगे आप। यस जिन पे स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर काफ़ी बुलिश है। हालांकि अभी जो पिछले 2 दिनों से 1680 के आसपास अटक रहा है, जो इसका 50 और 20 डे मूविंग एवरेज का एक क्लस्टर है, तो 1680 के ऊपर निकलता है तो फर्दर तेजी का कॉन्फिडेंस लौटेगा। अदरवाइज स्टॉक फॉर टाइमिंग साइडवेज रहेगा, नीचे 1550, ऊपर में 1680, इस रेंज के ऊपर निकलता है तो फिर मेरे हिसाब से कोई ट्रेड लेना चाहिए। अभी के लिए फिलहाल अवॉइड कीजिए। इथॉस को अभी अवॉइड करने की सलाह है। नवीन फ्लोरिन के मैनेजमेंट एमडी के रेजिग्नेशन के बाद नतीजों पर नज़र थी। नतीजों को जरा देखते हैं, उसके बाद इस पर एक व्यू भी लेते हैं। कमज़ोर नतीजे आए हैं। हालांकि आय में 13% का उछाल है, एबिडा यानी कि कामकाजी मुनाफा 5% बढ़ा है, लेकिन मार्जिन डिप किया है। 22.5% से घटकर 21% के नीचे मार्जिन आगे हैं नवीन फ्लोरिन के। शेयर को हमने देखा है कि प्रेशर में रहा है, अब थोड़ा थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहा है। इस पर संतोष क्या व्यू है आपका? नवीन फ्लोरिन नंबर्स कमजोर है, कैसे ट्रेड करें इसको? ये सभी एक नंबर कमजोर है, लेकिन स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुका है। स्टॉक करेक्शन के बाद अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 3400 से 3300 के जोन में है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट अपॉर्चुनिटी भी नहीं देखना चाहिए, कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए। बाइंग भी करना है तो जब तक कोई रिवर्सल का कंफर्मेशन नहीं आता तब तक बाइंग भी ना करे, लेकिन इस लेवल पे शॉर्टिंग नहीं बनती है। स्तर पर शॉर्ट नहीं करने की सलाह है। काफी ज्यादा ये ऑलरेडी ये शेयर नीचे आ गया है। कुश बोहरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुश, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। बताइए आपकी ट्रेडिंग पिक्स क्या है आज के लिए? जी हाँ अभिषेक, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सारे दर्शकों को, सारे पैनलिस्ट को भी अ वेरी गुड मॉर्निंग। वेल देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी ने प्रिसाइसली वही रेजिस्टेंस लिया जहां पे हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे, 19,200 250 का जोन ऑन द निफ्टी। और अगर आप बैंक निफ्टी देखें तो 43,200। तो जब तक इंडिसेस इन जोन्स को कन्विंसिंगली क्लियर ना करें, तब तक सलाह रहेगी कि मार्केट में कोई बहुत अग्रेसिव लॉन्ग पोजिशन ना लेके चले, एटलीस्ट ऑन द इंडिसेस। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन वैसे देखें तो अभी भी जारी है। तो हमारे जो आज के 2 पिक्स हैं, पहला है सिप्ला। देखिए, अच्छे नंबर के बाद सिप्ला का जो 1200 रुपए का रेजिस्टेंस था, उसको सपोर्ट के तौर पे मान के ये होल्ड करके चल रहा है। यहाँ पे थोड़ा मार्केट स्टेबल होता है तो आपको जो अपसाइड है ये काफी अच्छी आते हुए दिखेगी। बट ट्रेडिंग के लिहाज से ले रहे हो तो 1225 एंड 1240 के 2 टारगेट्स को ध्यान में रख के चले। 1185 अपना स्टॉप लॉस रहेगा। जो मेरा दूसरा पिक है दैट इज ESFC। अगेन पूरे पैक में अच्छा खासा अप मूव है। इस स्टॉक में भी हमने मार्केट फॉल के साथ जो प्रॉफिट बुकिंग आई थी, उसका रिवाइवल जो है बहुत शार्प आते हुए देखा है, और ये भी अपने 200 लेवल के सपोर्ट को अच्छे से होल्ड करके चल रहा है। सो यहाँ पे 210 220 के 2 टारगेट्स के लिए होल्ड करें। 190 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। एंड एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये कॉल्स हमने हमारे एडवाइजरी सर्विस के तहत हमारे क्लाइंट्स के साथ डिस्कस किए हैं। और GSFC ये 2 शेयर कुश की तरफ से। अब फटाफट विश्वमोहन के पास चलेंगे और ये जानते हैं कि कमोडिटी बाजार की ओपनिंग कैसी है, क्या अपडेट्स हैं और आपके लिए आज मौके कहां पर बनेंगे। विश्वमोहन बताइए। शुरुआत काफी कमजोर हुई है सोने और चांदी की। कल की जो मुनाफा वसूली थी वो आज भी यहां पर दिख रही है। चांदी तो ज्यादा ही कमजोर है, 500 रुपए से ज्यादा चांदी अब तक गिर चुकी है। कल 1100 रुपए की गिरावट दिखी थी, करीब करीब 200 रुपए सोना भी है। कल 300 रुपए से ज्यादा की गिरावट गोल्ड में आई थी। आज अहम बैठक का फैसला आ जाएगा, फेड का फैसला। हालांकि 99% ट्रेडर से ही मानकर चल रहे हैं कि ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, और 2023 में जो भी बढ़ोतरी होनी थी हो चुकी है। लेकिन आगे की कमेंट्री क्या रहती है उस पर नजर रहेगी। अगली बैठक दिसंबर में होने वाली है। कच्चा तेल और नेचुरल गैस
और दोनों की चाल भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी दबाव ही आज दिख रहा है। जो सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है चाइना, वहाँ के जो PMI नंबर्स आए हैं जुलाई के बाद इस तरह की कमजोरी दिखी है अक्टूबर के महीने में। सितंबर के मुकाबले देखें तो काफ़ी नरमी आई है PMI मैन्युफैक्चरिंग नंबर में। उसका दबाव क्रूड पर भी है, मेटल्स भी कमजोरी के साथ ही कारोबार कल भी हो रहे थे। हालांकि आज शुरुआती चाल सुस्त दिख रही है, लेकिन दिन के दौरान देखते हैं आगे किस तरह की होती है, लेकिन अभी भी हल्की नरमी दिख रही है। दिन के लिए आपके पास 3 ट्रेड है जहां पर बिकवाली की सलाह है, तीनों कॉल गोल्ड और सिल्वर। उनको लग रहा है कि आज मुनाफा वसूली होगी। मोतीलाल ओसवाल को लग रहा है कि 60,700 के टारगेट के लिए आपको गोल्ड आज बेचना चाहिए। चांदी भी बिकवाली की सलाह है और चांदी के लिए जो टारगेट मोतीलाल ओसवाल ने दिया है वो है 71,100 रुपए का। यहां से और गिरावट मोतीलाल ओसवाल को लग रही है चांदी में। कच्चे तेल में भी हल्की यहां से नरमी आ सकती है और जो टारगेट है कच्चे तेल के लिए 6,700 रुपए का। तो ये दिन के दौरान इंट्राडे के लिए कॉल है। जो भी ट्रेड है उसमें स्टॉप लॉस लगाए। इवेंट बड़ा हफ्ता है, फेड के डिसीजन आने हैं, तो पोजीशन को कैरी ना करें। शुक्रिया विश्वा इन सारी कमोडिटी ट्रेड्स के लिए। एक स्टॉक पे क्विक व्यू, MCX पे टारगेट बढ़ाया गया है। स्टॉक चल भी रहा है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ फ्लो में रहा है और ट्रेडर्स का बड़ा पसंदीदा स्टॉक बन गया है। वो स्टॉक जल्दी से आपके स्क्रीन पे आता ही है। इस भाव से क्या लेना चाहिए पार्थिव? MCX 2350 पे आ गया। आई थिंक यहाँ पे एक ही कंसर्न है वैल्यूएशंस, बिकॉज आई थिंक नो डाउट अभी हमने देखा कि इवन BSCB पैसिव री-रेट हुआ, उन्होंने डेरिवेटिव सेगमेंट में थोड़ा मार्केट शेयर गार्नर किया है। प्लस हम देख रहे हैं कि कितनी बड़ी डिस्पैरिटी है कि अगर हम जो प्रीमियम है, जो NSE जो प्रीमियम पे चल रहा है, इट इज कोटेड एट ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ 1.6 लाख करोड़। रिजर्व अगर देखने जाए तो MCX और BSE जैसे जो दूसरे एक्सचेंजेस है वो करीबन अंडर 20,000 करोड़ मार्केट कैप पे है। तो आई थिंक इसके वजह से हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टर्स एक प्रॉक्सी ट्रेड प्ले कर रहे हैं। लेकिन अभी ट्रेल मल्टीपल्स की बात करूं तो 90 के P मल्टीपल पे अगर मैं ऐसा मानूं कि MCX अगर 25% भी अर्निंग ग्रो करता है तो इट इज स्टिल प्राइसियर देन बोथ BSE और NSE, बिकॉज NSE का अगर अभी वैल्यूएशन की बात करें तो अराउंड 22 के मल्टीपल पे चल रहा है। नो डाउट इट इज नॉट लिस्टेड, लेकिन यहाँ पे आई थिंक MCX खरीदने की तो सलाह नहीं है। ओके, ये हो गया MCX पे व्यू। कल एक्शन कंस्ट्रक्शन और संघवी मूवर्स, 2 अर्थ मूविंग इक्विपमेंट के स्टॉक्स काफ़ी तेज चल रहे थे क्योंकि JCB ने कमेंट्री दी है, जो इंडस्ट्री लीडर है, कि 4 गुना हो सकती है इंडस्ट्री, बढ़ जाएगी 7 से 8 साल में। सांघवी मूवर्स का कल का अगर आप चार्ट लेके 750 पे आ गया है। संतोष, एक क्विक व्यू सांघवी मूवर्स पे। जी अजय जी, दोनों ही स्टॉक्स पे मैं काफ़ी बुलिश हूँ और एक्शन कंस्ट्रक्शन को तो हम 80 रुपये से ट्रैक करते आ रहे हैं, 10 गुना ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन स्टिल ये स्टॉक में काफ़ी पोटेंशियल है। मेरे हिसाब से अभी भी रखिए, 1000 रुपीज़ के ऊपर के लेवल अभी नजर आते हैं जिस हिसाब से टेक्निकल स्ट्रक्चर है। और सांघी मूवर की भी बात करें तो सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न है दोनों का। और यहाँ भी एक बहुत ही अच्छा कल एक ब्रेकआउट आया है। स्टॉक के टारगेट्स की बात करें तो इसमें भी 950 तक के टारगेट नजर आ रहे हैं। नीचे 700 एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो ज़्यादातर शेयर्स हमने डिस्कस कर ली, जहाँ पे खबरें थी, रिपोर्ट्स थी, ब्रेकआउट्स थे। अब पूरी तैयारी है बाज़ार के खुलने के साथ साथ उन सौदों को पंच करने की। आप सब अब आराम से ट्रेड कीजिएगा। आज निफ्टी जहाँ पे फ्रीज हुआ है मात्र 20 पॉइंट की गिरावट के साथ है। मेरे को लगता है पहला टिक के बाद ये थोड़ा अपने आप को हील ठीक करने की कोशिश करेगा। 42,694 के आसपास बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी का 42,500 का, निफ्टी का 19,000 का, और टेक्निकली करेक्ट हो जाए तो 18,900 का एक अहम सपोर्ट एरियाज़ है जहाँ पे बाज़ार जल्दी जल्दी अपने आप को तोड़ेगा नहीं। आज के जो बढ़ने वाले शेयर हैं उसमें L&T 0.5% ऊपर खुलेगा। टाटा कंज्यूमर्स दोनों के नंबर्स हैं, 0.5% ऊपर खुलेगा। इसके अलावा HDFC लाइफ भी करीब 0.5% ऊपर है। आयशर M&M के दोनों के आज सेल्स के नंबर भी मार्केट के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर भी आधे % तक की आपको मजबूती दिखेगी। जो वीक काउंटर्स खुल रहे हैं उसमें UPL, HDFC बैंक, कोटक, एक्सेस, कुछ बैंकिंग स्टॉक्स के नाम हैं। देखते हैं ये कितनी जल्दी अपने आप को ठीक कर लेते हैं। हालांकि इनमें गिरावट आधे से 0.25% की है। 4 सेकंड बाद आप मार्केट की बेल रिंग होते हुए देखेंगे। 1000 शेयर एडवांसेस के अंदर हैं। ये अच्छी बात है कि 1000 शेयर आपको एडवांसेस के अंदर मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं। पहला टिक जैसे मैंने कहा था कि एक बार आएगा उसका हरे निशान में तुरंत लौटाएगा मार्केट, कुछ वैसा ही है। 6 पॉइंट अब हरे निशान में है। थोड़ा इसको स्टेबल होने देते हैं। मार्केट के पास 19,000 साइकोलॉजिकली, 18,900 टेक्निकली, ये दोनों बहुत अहम सपोर्ट हैं। और आप यकीन मानिए FIs अब इससे ज़्यादा बेचेंगे नहीं, वो करेंगे चर्निंग। हो सकता है पार्टिसिपेट भी ना करें, बट इससे ज़्यादा बेचेंगे नहीं, ये आप मान के फिलहाल के लिए चल सकते हैं।
खैर इस बीच फटाफट से देख लेते हैं आज के अब कौन कौन से गेनर्स बन रहा है। इस बीच ऑटो सेल्स के नंबर भी आ रहे हैं, बजाज ऑटो सेल्स के नंबर आए हैं, आप जरा वो स्क्रीन पर वो भी फायर कर दीजिएगा, ऊपर हम शेयर्स ले लेंगे। बजाज ऑटो सेल्स के नंबर आते ही करीब 1 से 1.5% ऊपर, एक झटके के साथ ऊपर आया। नीचे सेल्स के नंबर आप देखेंगे करीब 19% के आसपास शायद बढ़ते हुए दिख रहे हैं। L&T नंबर्स का रिएक्शन, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, कुछ फार्मास्यूटिकल्स के प्ले आज आगे हैं, आप इनमें ट्रेड ढूंढ सकते हैं। SBI लाइफ हमने आपके सामने बात रखी थी, आज 0.5% ऊपर है, शुरुआत में ही ये चल रहा है और ये हो सकता है आज का टॉप गेनर भी बन जाए। BPCL भी आप आज शुरुआत में देखेंगे, कल भी इसकी अच्छी क्लोजिंग हुई थी, बुरी नहीं थी। एडवांस डिक्लाइन अगर आप चेक कर रहे हैं तो फिर से 1200 वर्सेस 400 है, यानी 1:3 की रेशो चल रही है। कुछ ज़्यादा बड़ा नुकसान अभी भी नहीं है, 46 पॉइंट का नुकसान आप निफ्टी पे देख पा रहे हैं, चर्निंग का पार्ट है, कोई बड़ी बात नहीं कि वापस घूम के 40 पॉइंट ऊपर भी आ जाए। लेकिन मैं फिर से आप बोलूँगा सौदा लेने से अभी थोड़ा रुकना चाहिए। अभी आप सिर्फ मार्केट को चेक करो, देखो कि कहाँ पे पोजीशनिंग हो रही है, लीडरशिप कहाँ है। मैं जो स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ उसमें लीडरशिप की थोड़ी एब्सेंस है, अभी भी मेरे को लीडरशिप नहीं दिख रही है। कोल इंडिया, अपोलो हॉस्पिटल, ITC, डिविस जैसे शेयर्स ही आज 1/4% ऊपर है। इसमें रिलायंस गुम है, HDFC गुम है, इन्फोसिस, TCS गुम है। ये सारे शेयर्स भी एक बार जरा आप स्क्रीन पर दिखा सकना चाहें तो एक बार दिखा भी सकते हैं। अब जो कमज़ोर कौन कर रहा है मार्केट को, भारतीय एयरटेल नंबर्स के बाद का रिएक्शन 0.2% नीचे, JSW स्टील 0.5% नीचे, इसके अलावा एशियन पेंट, कोटक, TCS, हिंडाल्को ये करीब आधे % शेयर सब के सब नीचे आके अभी कामकाज कर रहे हैं। इसमें भी आप लूजर्स की श्रेणी में जा रहे हैं ना, तो आपको बहुत बड़ा कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं दिखेगी। इसलिए आप देखिए 40 पॉइंट का डिप लगाने के बाद वापस से 27 पॉइंट 25 पॉइंट आ गया निफ्टी। अब हम हीट मैप भी आपकी स्क्रीन पर लेके आएंगे और साथ ही साथ छोटे मझोले शेयर्स के बारे में अभिषेक आपको बता देंगे। फिर मेहमानों से अजय जी कंफर्म कर लेंगे कि आज के ओपनिंग के ट्रेड कौन कौन से हैं। अगर आप नेक्स्ट 50 भी जरा जब तक चेक करें, हीट मैप स्क्रीन पे लोड हो रहा है, उसमें आप DLF, IOC, गेल ये कुछ एक शेयर्स हैं जो आपको चलते हुए दिखेंगे। इसके अलावा इंडिगो भी आज शुरुआत में थोड़ा ठीक है। आज फार्मास्यूटिकल्स के अंदर काफ़ी अच्छा प्ले देखने को मिल रहा है, आज अच्छे सौदे आप ढूंढ सकते हैं यहाँ से। L&T, बजाज, M&M, डॉक्टर रेड्डीज, इसमें एक नंबर आप नंबर सेल्स का जान लीजिए, 2 नंबर्स टिपिकली आप उसको ये मान लीजिए इनके नंबर्स अच्छे थे। और इसके अलावा जो आपको दिख रहा है लास्ट में, ये भी नंबर्स का ही रिएक्शन दे रहा है। भारतीय एयरटेल दोनों ही सधे हुए हैं, 1.5% ऊपर अगर L&T है तो करीब 1.5% ही नीचे भारतीय एयरटेल है। बड़ा ब्रेकडाउन, बड़ा क्रैक, बड़ी तेज़ी किसी भी शेयर के अंदर, कम से कम बड़े शेयर में जो इंडाइसिस को मैनेज करते हैं उनमें तो देखने को नहीं मिल रही है। ऑटो सेल्स के नंबर हमने नीचे डाल दिए बजाज ऑटो के, जैसे हमने शुरुआत में कहा था, सेल्स के नंबर आने के बाद बजाज ऑटो शुरुआत से एकदम से तेज़ हुआ। अभिषेक आपको बता रहे हैं छोटे मझोले शेयर्स, इस बीच निफ्टी सिर्फ 10 पॉइंट रह गया। बाजार की शुरुआत थोड़ी नीचे के लेवल से रिकवरी की कोशिश हो रही है, लेकिन मिड कैप में भी एक्शन बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। चौथाई % के गेंस पर मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 250 की शुरुआत हुई है। 39,000 के आसपास से मिड कैप इंडेक्स आपको दिखेगा। और अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो अमूमन देखते हैं कि बड़े बड़े मूव्स आते हैं, वो आज के सत्र में मिसिंग है। वोडाफोन आइडिया हम देखने की, चूंकि छोटे साइज का शेयर है, कुछ पॉजिटिव कमेंट्रीज मैनेजमेंट की तरफ से आती हुई दिखी है, तो शेयर ये चल रहा है 3-3.5% आज भी ऊपर है, 12.25 रुपए के आसपास का भाव इसका हो गया है। बाकी अगर आप देखेंगे तो इंडस टावर में थोड़ी तेजी है। मदरसन सुमी छोटे मूव्स आते हैं, मतलब जब से 90 से 100 रुपए की रेंज में शेयर चल के गया है, गति थोड़ी सी रफ्तार इसकी कम हो गई है। आज वहां पर हम ये 1-1.5% के आसपास की तेजी है। DLF 1.25% ऊपर है। M6 की चर्चा हो रही थी, 1% के आसपास की तेजी यहां पर रह गई। ऊपर से थोड़ा प्रेशर ये स्टॉक्स हम देख रहे हैं कि झेल रहे हैं, लेकिन MGL 1.25% नीचे है। सिटी यूनियन बैंक में देख रहे हैं कि आज थोड़ी सी नरमी पर शुरुआत हो रही है। नवीन फ्लोरिन नंबर्स इसके कमजोर आए थे, लेकिन चूंकि पिटा हुआ स्टॉक है और ये आपको अलर्ट हमारे एक्सपर्ट करा भी रहे थे कि ज्यादा इसको शॉर्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। 1% ही सिर्फ नरम है ये शेयर। कुछ और अगर हम शेयरों को देखेंगे तो पारादीप फॉस्फेट्स ये करीब 4-4.5% ऊपर है, नंबर्स इसके ठीक ठाक आए थे। एथर इंडस्ट्रीज में 6% के आसपास के मूव्स है। न्यूलैंड लैब, इसके अलावा कीस्टोन रियल्टर्स 4-5% की तेजी यहां पर है। लेकिन हाँ, बड़े मूव्स अगर हम बात करें तो बाजार में आज आपको मिसिंग दिखेंगे। लेकिन ट्रेड्स क्या करना है ये जानेंगे और चलेंगे अजय के पास, वो मेहमानों से कनेक्ट करेंगे आपको और ओपनिंग ट्रेड्स जानेंगे। इससे पहले आपको 2 स्टॉक में मार्क करना चाहूंगा। एक तो है बजाज ऑटो, जहां 19% की ग्रोथ आई है उनके मंथली सेल्स में, स्टॉक 1.5% ऊपर है। एस्कॉर्ट्स कुबोटा में कमी है 13% की, और इसलिए स्टॉक नरम हो रहा है इस समय करीब 0.5%। देखना ये होगा कि गिरावट पे इसमें बाइंग आती है या नहीं, क्योंकि स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा बन गया है जब से कुबोटा आया है। आगे बढ़ते हैं ओपनिंग ट्रेड्स
की शुरुआत हम करेंगे जय के साथ। जय, बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड क्या होगा आज, जिस तरह की शुरुआत हुई है बाजार की? सो मेरा ओपनिंग ट्रेड जिंदल 100 पर रहेगा। अभी 444 के अराउंड चल रहा है। अभी ओपनिंग सेशन में काफी एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड दिखाया है, ऑल टाइम हाई के वहां पर है, काफी ब्रेकआउट जोन के वहां पर है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फिनिश किया और अभी भी सस्टेन कर रहा है। तो डेफिनेटली 445 के अराउंड बाय कर सकते हैं। अराउंड 460 465 के बीच की रेंज का टारगेट हो सकता है एक दो दिन में, आज के दिन या एक दो दिन के अंदर। जिंदल 100 पर 465 के लेवल्स डेफिनेटली आ सकते हैं। यहाँ से भी 4 to 5% मुझे अपसाइड ये स्टॉक पर आते हुए दिख रहा है। पार्थिव, आप डे ट्रेडर तो नहीं है और शॉर्ट टर्म ट्रेडर नहीं है, फिर भी बजाज इस तरह की ओपनिंग हुई है, कौन से स्टॉक्स पे आपकी नजर है? जी डेफिनेटली आई थिंक ऑटो सेक्टर में जो आपने जिक्र किया बजाज ऑटो, आई थिंक वेरी गुड सेट ऑफ नंबर्स। और दूसरी अच्छी बात यह है कि बजाज ऑटो का जो एवरेज रियलाइजेशन पर यूनिट है वो काफी उन्होंने मेंटेन रखा है। नई जो पाइपलाइन है वो काफी प्रीमियमाइजेशन फोकस्ड है। और अगर देखने जाए तो टू व्हीलर स्पेस में जिस तरह का मैसिव री रेटिंग टीवीएस मोटर्स में हुआ है, नो डाउट दे डिजर्व इट बिकॉज काफी अच्छे मार्जिन शो किए, उन्होंने भी अच्छा प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड शो किया है, मार्केट शेयर गेन किया है। लेकिन बजाज ऑटो आई थिंक डेफिनेटली यहाँ पे वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव है, डिविडेंड यील्ड इज आल्सो गुड। सो पोजिशनली आई थिंक गोइंग इनटू द एंड ऑफ द ईयर हमें लग रहा है कि बजाज ऑटो कैन बी अ गुड प्ले। इवन सीडीएसएल भी हमें लग रहा है, थैंक्स टू द फैक्ट कि एनएसडीएल का भी अभी आईपीओ आ रहा है तो काफी वैल्यू अनलॉक होगी। और सीडीएसएल में भी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छा है, डियोलिस्टिक मार्केट है जहाँ पे सीडीएसएल ऑलरेडी हैज अ हाई इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर। तो ये दो शेयर्स है गोइंग इनटू द एंड ऑफ द ईयर हम फोकस में रखेंगे। ठीक है। संतोष, आपका ओपनिंग ट्रेड? पहले डीएलएफ रियल एस्टेट स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है और डीएलएफ में एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आया है, स्टॉक कंसोलिडेट करके आज तेजी दिखा रहा है। इस पर ट्रेड करना चाहिए। 590 का टारगेट रहेगा, नीचे 570 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा स्टॉक जनरली मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, फंडामेंटल तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन टेक्निकली एक ब्रेकआउट आ रहा है, वो है वोडाफोन आइडिया। एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है स्टॉक में, लग रहा है कि शायद स्टॉक में तेजी बन सकती है। तो ऑन इमीडिएट बेसिस 13 रुपये 50 पैसे का टारगेट नजर आता है। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 12 रुपये का। कुछ आपका ओपनिंग ट्रेड, बाजार थोड़ा सा घट के वापस रिबाउंड कर रहा है, आपके पास लॉन्ग ट्रेड्स हैं या मिक्स्ड हैं? नहीं अच्छे लॉन्ग ट्रेड्स हैं। यहाँ से मेरी नजर सीडीएसएल पे जा रही है। देखिए कल इसमें बहुत अच्छा मूव आया था, बट इंटरेस्टिंगली आज भी हमें फॉलो थ्रू देखने मिल रहा है। और सुबह के जो 8-10 मिनट हुए हैं मार्केट खुल के, उसमें वॉल्यूम एक्शन भी पिकअप किया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर आज के लिए भी ट्रेड प्ले करना चाहें, इट नॉट बी अ बैड आइडिया। 1525 और 1540 के दो लेवल्स को नजर में रखें। ऑन द डाउन साइड 1480 1475 के जो लेवल्स हैं ये स्टॉप लॉस एक्ट करेंगे। तो मोमेंटम है, इसको बिल्कुल प्ले करें। मार्केट थोड़ा स्टडी होता है, ऊपर की तरफ मूव दिखाता है, तो यहाँ पे तेजी और बढ़ सकती है। ठीक है। आदित्य, आपका ओपनिंग ट्रेड आज का? मेरा ओपनिंग ट्रेड आइडिया पे रहेगा। स्टॉक भले बाजार में कितनी भी घटोतरी हो रही है या करेक्शन हो रहा है, ये स्टॉक में आपको अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख रही है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन दिख रहा है। अगर आप ऑप्शन डेटा देखें तो बायर्स का एग्रेशन दिख रहा है। तो आइडिया में एक अच्छा बाय रहेगा। 12.50 में इसको बाय किया जा सकता है। 11.20 का रहेगा स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 1370 का और 15 का। वोडाफोन आइडिया पे बार बार कॉल्स आ रही हैं, दूसरी बड़ी कॉल आ गई है। अभिषेक, क्या मामला, इसका क्या लग रहा है? इसकी कुछ खबर आई है क्या जो मिस कर गए हम लोग? नहीं अजय, खबर हमने मार्क भी की थी। बिरला साहब ने कहा है कि 5G को लेकर वो रेडी है और जल्द ही कंपनी में एक बड़ा निवेश आता हुआ दिखेगा 5G को लेकर। तो उसके बाद हम देखने की लगातार मोमेंटम बना हुआ है और अब तो देखिए 12.5 रुपये का भी स्तर वे पार कर गया है। हालांकि पिछड़े हुए हैं, 5G के रेस जो है उसमें काफ़ी पीछे हैं अगर हम जियो से तुलना करें, एयरटेल से तुलना करें, लेकिन वही कि सेंटिमेंट थोड़े से बेहतर जरूर हो रहे हैं। ठीक है, तो वोडाफोन आइडिया पर ये व्यू हो गया और हमारे तमाम एक्सपर्ट्स इस पर बुलिश हो रहे हैं। टेक्निकल लेवल पर भी हमें इस पर आपके लिए एक रिसर्च भी लेकर आएंगे कि कंपनी के लिए यहाँ से क्या ट्रिगर्स बन रहे हैं और क्यों ये शेयर लगातार चल रहा है। 12.5 के स्तर तो आगे छोटी साइज का है लेकिन लगातार मजबूती। डीएलएफ आज शुरुआत जहाँ से हुई वहाँ से भी इसमें हम ठीक ठाक बाइंग देख रहे हैं और इस वक्त 3.5% के आसपास की तेजी डीएलएफ के शेयर में हो गई है। संतोष जी, तैयारी कर ले 600 रुपए के डीएलएफ में?
ये अभिषेक ओपनिंग ट्रेड में मैंने डीएलएफ और वोडाफोन आइडिया दोनों ही डिस्कस किए थे, और डीएलएफ में मैंने 590 रुपए का टारगेट दिया है। मुझे लगता है 600 रुपए का भी टारगेट अचीव होते नजर आएगा। मुझे लगता है रियल एस्टेट काउंटर पे नजर रखना चाहिए, वहाँ एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम बन रहा है, चाहे आप ओबेरॉय देखो, गोदरेज प्रॉपर्टी देखो, शोभा देखो, सभी जगह बहुत अच्छा मोमेंटम है। तो डीएलएफ पे तो नजर है ही, इसके अलावा आप प्रेस्टीज रियल एस्टेट पे भी नजर रखिए, वो भी स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है। तो सारे रियल एस्टेट स्टॉक्स पे फोकस होना चाहिए। मैंने भी अपने 2 शेयर आज बताया, उसमें मेंशन किया था, और नंबर्स भी ओबेरॉय रियल्टी के ठीक ठाक आए थे, और ये शेयर आज भी चल रहा है 2% के आसपास मूव से। गोदरेज प्रॉपर्टीज, तो आज आपको रियल एस्टेट की बुनियाद फिर से मजबूत दिख रही है, बाजार की थोड़ी थोड़ी नरमी के बावजूद भी। लेकिन ओएमसीज में ठीक ठाक एक्शन है। हम देख रहे हैं कि बीपीसीएल लगातार चल रहा है, एचपीसीएल भी हम तेजी देख रहे हैं, और उसके पीछे बड़ी वजह यह कि बीपीसीएल के जब नतीजे आए थे, जीआरएम्स के बड़े अच्छे आंकड़े बीपीसीएल ने पेश किए थे, और कहीं ना कहीं क्रूड भी हम कह सकते हैं कि एक सपोर्टिव रोल भी प्ले कर रहा है, $90 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। ओएमसीज में कहीं आदित्य आपको मौके दिख रहे हैं? देखिए, गेल का चार्ट अच्छा बन रहा है, तो गेल पे बुलिश नजरिया बना सकते हैं। करंटली रेट चल रहा है इसका गेल का 119.85, तो इस लेवल से खरीदा जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 117 का, और टारगेट रहेगा इसमें 123 से लेके 126 का। चलेगा ब्रो इसने शेयर। ठीक है, डन। इंटरेस्टिंग है। एक बार वापस से निफ्टी को दिखा सकते हैं आप? मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि कई बार ना कन्विक्शन का काम होता है और कुछ नहीं है। आप ट्रेड मत लीजिएगा, मैं ही मना कर रहा हूँ आपको ट्रेड लेने से कि इंडाइसिस में अभी ट्रेड मत लीजिए, बस। लेकिन कन्विक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसका टूटना या इसका चलना। ये 6-7 पॉइंट के ऊपर है। आज शुरुआत का जितना गेन है सबको इरोड कर रहा है। एक बार आप जरा विक्स भी दिखा दीजिए, 15 मिनट हो चुके हैं। इंडिया विक्स करीब 1% ऊपर है, कोई ज़्यादा बड़ा मूव है नहीं। 12.5 के ऊपर वापस नोटिस करवाएगा आपके ऊपर, अभी ये 12 के आसपास चल रहा है। एक बार ज़रा एडवांस डिक्लाइन भी दिखा दीजिएगा। ये 12.5 के बाद चलेगा ना, तब ध्यान होगा आपको। ध्यान है खुश, आपको भी ध्यान होगा। आप जो 2-4 दिन पहले हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था। आप देखिए F&O वाला हिस्सा, कांटे की टक्कर आपको चलती हुई दिख रही होगी। 90 वर्सेस 90 खड़े हैं सामने। ये जैसे टिल्ट होगा उस तरफ के बाजार को कवरिंग करता हुआ या फिर वापस वीक करता हुआ दिखेगा। फिलहाल लगता नहीं है कि इन दोनों में से कोई जल्दी आज हार मानेगा। आज आप कांटे की टक्कर देखेंगे, हो सकता है 12 बजे तक तो ऐसे ही चले, उसके बाद में फिर देखा जाएगा। आ जाते हैं जरा रिलायंस पे। एक कॉल हमने आपको बताई थी 2 तारीख वाली, 2 नवंबर वाली, माफ़ कीजिए 2240 की स्ट्राइक की, रिलायंस की। आपको ध्यान होगा 2240 की स्ट्राइक की हमने एक कॉल बताई थी आपको। 84 अक्षय पी भागवत ने नोटिस करवाया था। 84 रुपीज़ अभी चल रही है, 5% ऊपर है। आदित्य जरा आप इस कॉल को देखेंगे या फिर शेयर्स को देखेंगे रिलायंस को। हमारे पास 2240 की कॉल पड़ी हुई है। वी आर स्टिल इन द प्रॉफिट्स। जिस रेट पे हमने बताया था वहाँ से हम प्रॉफिट पे हैं। जरा देख के बताइए सर क्या करना है। हो गया है और बॉटम आउट हो गया है स्टॉक, तो इसमें तेजी बना के रखना चाहिए, क्योंकि अभी आने वाले समय में हो सकता है स्टॉक 2325 से लेके 2370 का प्राइस भी टच कर सकता है। तो रिलायंस पे बुलिश नजरिया है तो होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप होल्ड कीजिए। अच्छा, फ्रेश वालों को थोड़ा वॉल्यूम कम कर देना है, इसलिए हमने ऑप्शंस आपको बार बार नोटिस करवा देते हैं कि जहां ऑप्शंस का सौदा मिलता है ना, वहां पे भी आप देख लो। एक चीज़ मेरे को और पता करनी है, वो मैं पार्थिव शाह से पता करूंगा। पार्थिव आप चाहें ना हमारे साथ? पार्थिव, ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को लेके ज़्यादातर व्यू बुलिश मिल रहा है। पहले प्राइस एक्शन नहीं होता था, प्राइस एक्शन भी है। एक बार आप HPCL, BPCL, IOC तीनों दिखाइए। कल की शानदार क्लोजिंग, आज की ओपनिंग भी ठीक है, और मैं कई दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ठीक है। क्या सरकार जाते जाते 2024 के चुनाव में जब जाएगी, उससे पहले क्या इन ऑयल मार्केटिंग के लिए कुछ बूस्टर डोज आ सकता है क्या पॉलिसी फ्रंट पर? ये वैसे तो नहीं सुधरेंगे, वैसे नहीं चलेगा प्राइस, लेकिन पॉलिसी फ्रेमवर्क से चल जाएगा। जी, सबसे पहले विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड। देखिए, आई थिंक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो जब भी ऐसा लगा है कि गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, मुझे याद है इट स्टार्टेड विथ डीरेगुलेशन ऑफ डीजल प्राइसेस।
जो मेरे ख्याल से चिदम्बरम साहब ने चालू किया था, तब एक अच्छी ट्रैक्शन, अच्छी रैली आई थी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि आई थिंक दे आर एट द मर्सी ऑफ इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस, और इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस अनफॉर्चुनेटली वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। अगर आप पीएसयू कंपनीज के मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल रीड करेंगे तो उसमें ऐसा ही कहा गया है कि ये कंपनीज ओनली फॉर प्रॉफिट नहीं है, वो जो टैक्स पेयर्स है, जो इंडिया की प्रजा है, उनके हित के लिए भी है। सो लुकिंग दैट इनटू पॉइंट, दैट इज व्हाई इंडिया की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, डिस्पाइट हैविंग वन ऑफ द बेस्ट फिक्स्ड एसेट्स इन द वर्ल्ड, अगर आप कोई भी पैरामीटर्स पे देखेंगे तो वैल्यूएशंस ऑलवेज एबिसमली लो रहते हैं। इंडियन ऑयल जैसी कंपनी अगर प्राइवेट होती और अगर उसके पास फ्री प्राइसिंग होता तो आज मिनिमम 300 का प्राइस होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये प्रिडिक्ट करना कि गवर्नमेंट आगे जाते इनको कैसे डील करेंगे, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। नो डाउट जो पुराने जो बॉन्ड्स थे उसकी रिकवरी के लिए गवर्नमेंट ने जिस तरह से ये कंपनीज को प्रॉफिट अर्न करने दिया जब ऑयल कम था, दैट वाज क्वाइट एनकरेजिंग। लेकिन आगे जाते ऑयल का आउटलुक जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, इट्स लुकिंग ऑन द अपस्विंग। तो यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए कोई भी रिलीफ हो, और स्पेशली गोइंग इनटू द इलेक्शंस, आई थिंक ये जो सेक्टर है यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा गवर्नमेंट का ज्यादा फोकस रहेगा, तो साइडलाइंस में ही रहना बेहतर है। एक बाजार का हिस्सा है जिसमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट आ रहा है। मैं पहले ही कैविएट कर दूं कि ये बहुत छोटे स्टॉक्स हैं, ये बहुत रिस्की भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि छोटे और रिस्की स्टॉक्स चल रहे हैं इस समय, इनको एड्रेस करना। जेपी ग्रुप स्टॉक्स, संतोष आपकी नज़र गई क्या? वाले दिनों के बाद अच्छा मूवमेंट सा दिख रहा है वॉल्यूम के साथ। यस अजय जी, नॉर्मली मैं भी इन स्टॉक्स के बारे में बात करना पसंद नहीं करता, बट जिस हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर है, दैट इज समथिंग कि यहाँ पर एक मोमेंटम तो आते बनते दिख रहा है। मुझे लग रहा है जेपी एसोसिएट का जिस हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर बन रहा है, स्टॉक शायद 20-22 रुपए तक भी जा सकता है। तो बहुत हाई एग्रेसिव ट्रेडर्स जो ट्रेड करना पसंद करते हैं ऐसे स्टॉक्स में, वो ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा सा है, अभी 15 रुपये 95 पैसे चल रहा है। आपको सिर्फ 14 रुपये 70 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना है। पोजिशनल बेसिस पे 20 रुपये तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। हमने कल पाइप स्टॉक्स के बारे में बात की थी कुश के साथ। कुछ देखिए, हाईटेक पाइप 5% चल गया है आज भी। क्या टारगेट्स बैठ सकते हैं इस पे? तो अच्छा, मुझे लग रहा है यहाँ पे मोमेंटम जारी रह सकता है। इतने अच्छे शार्प रनअप के बाद भी अगर आप देखें तो ओवर हीटिंग की टेरिटरी के आसपास भी अभी नहीं है। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर नियर टर्म में अगर आप देखें तो 115 और 122 के जो दो लेवल्स हैं ये आते हुए नजर आ सकते हैं। एंड ऑन द डाउन साइड जो मेरा स्टॉप लॉस लेके चलूंगा वो करीब 104 के आसपास है। तो ब्रेकआउट आया है, 104 105 का रेजिस्टेंस था, उसको क्रॉस करके आज स्टॉक सस्टेन कर रहा है। वॉल्यूम्स में भी अच्छा खासा पिकअप है ओवर द लास्ट 10-15 सेशंस। सो 115 और 122 के लेवल्स को अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में इनकॉर्पोरेट करके चले फॉर हाईटेक पाइप्स। ठीक है, हाईटेक पाइप्स अच्छी तेजी। सुजलॉन पर जरा व्यू चाहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 30 रुपए के आसपास से सपोर्ट लेकर फिर से आज थोड़ी सी तेजी दिख रही है। और जो भी विंड एनर्जी वाली जो कंपनीज है ना, उसमें हम देख रहे हैं कि अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं। सुजलॉन 31 साढ़े 31 के भाव पर है, क्या कोई इसमें ट्रेड बनता है संतोष? यस, वैसे मैं इस ओवरऑल थीम पे बुलिश हूँ। आइनॉक्स विंड के भी नतीजे बहुत अच्छा है, और सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो इसका भी स्ट्रक्चर अच्छा है। 30 रुपीज़ का एक अच्छा सपोर्ट है, तो 29 रुपीज़ 0.5 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। ऊपर में जो टारगेट आ रहे हैं 34 का लेवल निकालता है, तो अगला टारगेट जो आ रहा है 38-40 रुपीज़ तक के आ रहे हैं। ठीक है, 38 से 40 रुपए बढ़िया है। काफी लंबे समय तक ये रेंज में शेयर ने बिताया था, लेकिन अब यहां पर स्ट्रेंथ लौट रही है सुजलॉन में, और बाकायदा अब तो 30 रुपए के ऊपर ये कारोबार कर रहा है। ब्लू स्टार में आज अच्छी तेजी पर शुरुआत हुई है, और तेजी आज नहीं बल्कि लगातार अगर आप 3-4 दिन से देखेंगे तो इसमें तेजी बनी हुई है, क्योंकि नंबर आए थे बेहद स्ट्रांग। और 900 रुपए से ऊपर के भाव आपको अब दिख रहे हैं। 913 रुपए पर यह शेयर ट्रेड कर रहा है। आदित्य, क्या सलाह होगी आपकी? ब्लू स्टार की ये रफ्तार आपको कहां तक जाती हुई दिख रही है? ब्लू स्टार का अगर आप पैटर्न्स देखें तो काफी आउट परफॉर्मेंस है। भले बाजार घटता है बट स्टॉक में अच्छा आउट परफॉर्मेंस बना हुआ है, तो बहुत अच्छा कैंडिडेट है बुलिश साइड में। इसको बाय किया जा सकता है 9 मंथ 3.50 में। स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 810 का, और टारगेट रहेगा इसमें 1010 से लेके 1200 का। ठीक है, 1010 से लेके 1200 तक के टारगेट्स, यानी कि यहां से आप पोजीशन भी अगर आप रखते हैं तो आपको बढ़िया इसमें प्रॉफिट हो सकता है। अडानी ग्रुप के स्टॉक्स वैसे तो नंबर्स पे बहुत रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कुछ मूव्स आ रहे हैं, उसको जरा देखना जरूरी है। अडानी पावर में आज हम देख रहे हैं कि ठीक ठाक तेजी है, और धीरे धीरे करके
ये शेयर ऊपर आ गया है। अडानी पावर, इसका स्ट्रक्चर जरा चेक कीजिए आदित्य, इसको बताइए आप, क्योंकि 370 के आसपास आ गया है और धीरे धीरे ही चला है शेयर, ये ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी तेजी आई हो। क्या इसमें ट्रेड सुझाएंगे आप? अदानी पावर देखिए, पूरे अदानी पैक में वन ऑफ द स्टॉक्स है जो बहुत अच्छे उसके पैटर्न्स है। अदानी ग्रीन और अदानी ट्रांसमिशन ATGL के इतने अच्छे नहीं जितने अदानी पावर के, तो काफी अच्छे पैटर्न्स है, तो तेजी का ही व्यू बनाएंगे इधर भी। 370 में बाय किया जा सकता है अदानी पावर को। स्टॉप लॉस रहेगा 320 का और टारगेट रहेगा 420 से लेके 450। ठीक है, डन। कुछ एक स्टॉक्स जरा स्क्रीन पे दिखाइए और जरा मेहमानों को उसके लिए थैंक यू भी करते जाएं। CDSL के लिए संतोष जी आपका बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर पहले हमने बाज़ार खुलने से पहले आपसे पता किया था कि शेयर में काफ़ी डिम दिखता है और ये शायद हो सकता है चल भी जाए 3.5% ऊपर। इसके अलावा बॉम्बे बर्मा को लेकर हमने कई बार चर्चा की है। BBTC के नाम से शेयर मिलेगा आपको, और आज भी ये शेयर बॉम्बे बर्मा करीब 9% ऊपर है और ये 1500 के आसपास आ चुका है अभी शेयर। ये आपको ध्यान होगा, हमने 11-1200 पे एक बार आपको नोटिस करवाया था, ये शेयर अब 1500 है। इसके अलावा DLF के लिए वापस से संतोष जी और मेहमानों को शुक्रिया। पतंजलि फूड्स आज हमने पता किया था, शायद आदित्य से पता किया होगा हमने। पतंजलि फूड्स के बारे में ये आइडिया था कि ये ASM से बाहर निकलेगा, चलेगा, 3.5% ऊपर आ चुका है ये। तो सिलेक्टिव रखिए अपने आप को, देखिए क्या शानदार मूव मिलता है। और अजय अभी आपको थोड़ी देर पहले ना JP के बारे में नोटिस करवा रहे थे। मैं इसी तरह की एक और कैटेगरी का शेयर है रतन इंडिया, हालांकि बोलते बोलते मैं 8.5% हो गया, लेकिन फिर भी मैं रतन इंडिया के बारे में एक बार ज़रा आइडिया लेना चाहता हूँ। आदित्य आप ही ज़रा देख के बताइए। यस, ये बोला 56 रुपये का शेयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कंपनी है, 8% ऊपर है। अभी क्या करें सर, लेट हो गए काफ़ी, एक बार इसका मंथली भी दिखाइएगा। एक्चुअली ये पतंजलि का व्यू मैंने नहीं दिया था, आई थिंक अदर पैनलिस्ट ने दिया था। बट खैर, रतन इंडिया का पैटर्न अच्छा ही दिख रहा है। गैप अप के साथ आज स्टॉक खुला है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन है, तो रतन इंडिया को बाय किया जा सकता है 56.15 में। स्टॉप लॉस रहेगा 48 का और टारगेट रहेगा इसमें 64 से 66 का। में भी ब्रेकआउट्स आ रहा है, रिजल्ट के बाद मैनेजमेंट ने कमेंट्री भी दी, उसके बाद थोड़ा सा करेक्ट हुआ, करीब 902, उसके बाद वापस रिबाउंड और इस समय डेज हाई की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। पार्थिव, अपने स्पंदना के रिजल्ट्स देखे, ये कंसोलिडेशन 6 महीने के कुछ महीनों के कंसोलिडेशन से बाहर आया है रिजल्ट के बाद। आई एम सॉरी अजय जी, एक्चुअली स्पंदना का नंबर्स मैंने ओके ठीक है, हम इसके चार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। संतोष, स्पंदना स्फूर्ति क्या नए टारगेट्स बन रहे हैं? यस, इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। इस स्पेस को आप हम शायद पिछले 2-3 महीनों से कवर करते आ रहे हैं, आप इस स्पेस में लगातार हाईलाइट करते आ रहे हैं। फंडामेंटली सबके नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं और स्ट्रक्चर भी वैसे ही बहुत स्ट्रांग है। एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है, जो टारगेट सजेस्ट कर रहा है वो एटलीस्ट मुझे लगता है कि 1000 रुपीज प्लस के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। नीचे इमीडिएट सपोर्ट इसमें जो आ रहा है वो 850 रुपये का आ रहा है और मेजर जो सपोर्ट है वो 800 रुपये का है। तो जो पोजिशनल ट्रेडर्स है उनको बने रहना चाहिए फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 1000 रुपीज। खुश, ये ट्रांसमिशन टावर कंपनी देखिए जरा, KEC इंटरनेशनल और स्किपर, दोनों में आज अच्छे मूव्स हैं। अगर मैं आपसे पूछूं किस पे बेट करेंगे दोनों कंपैरिजन में, तो कहां करेंगे आप बेट? तो अजय, स्ट्रक्चर वाइज स्किपर यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है बेटर प्लेस्ड, क्योंकि अगर आप देखें तो KEC जो है अपने की एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है ऑन अ डेली चार्ट। वहीं स्किपर अपने जो एवरेजेस हैं इनको होल्ड करने की कोशिश कर रहा था और कर भी रहा था पिछले 3 से 4 सेशंस में, और आज उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पे मोमेंटम इंडिकेटर और एवरेजेस का जो सपोर्ट है, इसके चलते स्किपर इज ऑन अ बेटर फुटिंग। तो यहाँ पे अगर आप एक लॉन्ग पोजीशन लेना चाहें तो 250 और 265 के 2 लेवल्स के लिए स्किपर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ऑन द डाउन साइड जो सपोर्ट इसका निकल के आ रहा है वो 220 से 225 को जो जोन है, जहां पे इसका 50 डे और 20 डे मूविंग एवरेज बैठ रहा है, दैट विल बी योर स्टॉप लॉस। एक और शेयर है आज IT के अंदर भी आप ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर शेयर आपको ख़राब है। मेरे पास जो पोजीशंस जो दिख रही हैं उसमें परसिस्टेंट है, एक SCL टेक है, इन दोनों शेयर्स के अंदर पोजीशन उतनी ख़राब नहीं बन रही है।
तो निफ्टी आईटी इंडेक्स आप देख पा रहे हैं बकायदा डेज हाई पे है, लेकिन मेरा बड़े शेयर्स पे ज़्यादा नोटिस नहीं है। मिड कैप कैटेगरी के शेयर्स आप देखना, एलटीआई माइंडट्री भी हमने आपको बताया था, वहाँ पे भी पोजीशनिंग अच्छी बन रही है, ये आप देख पा रहे हैं। इसमें बड़े शेयर्स अगर आप छोड़ना भी चाहें तो छोड़ सकते हैं, बट छोटे मझोले शेयर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वैल्यू बाय, और आपको ज़्यादा टिकाएंगे नहीं मार्केट में, रुकना नहीं पड़ेगा, आओ पैसा कमाओ और निकल जाओ, कुछ कुछ वैसा ही करवाएंगे। एक दो शेयर ज़रा और चेक करते हैं। डीएलएफ पे संतोष सर आपने आज ट्रेड दिया है, इसके लिए अच्छा ही बात है। मेरे को ना इससे ऑप्शन लेना है, एक कोई ऑप्शन स्ट्राइक आप मेरे को दे सकते हो क्या? डीएलएफ की मैं कोई ऑप्शन दो मेरे को आप। यस डिम्पी, इसके ऑप्शंस में भी हम ट्रेड कर सकते हैं। डीएलएफ का 580 का कॉल ऑप्शन अभी करीबन 18.5 रुपये के आसपास चल रहा है। इसमें आप ट्रेड लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए 15 रुपये का। ऊपर में जो टारगेट बन रहा है 22.50 रुपये का बन रहा है। डन, ठीक है। ये 580 वाली स्ट्राइक आप बता रहे हैं 30 नवंबर की, ये अभी चल रही है करीब 25 रुपये के आसपास, 5% ऊपर है। इस ऑप्शंस पे आप ध्यान रख सकते हैं। एक और ट्रेड है वो है MCX 2350 का हो गया, सीधा पोजीशंस लेने से थोड़ा डर लग रहा है। खुश, MCX पे मैं प्रॉफिट बुक करूं? एथिकली तो कहते हैं, नियम तो ये कहता है कि बुक कर लेना चाहिए, लेकिन फिर भी इसमें कहीं फटीक नहीं दिख रही है, तो मैं अपने सौदे फ्यूचर या कैश वाले को ऑप्शंस में कन्वर्ट कर दूं क्या? थोड़ा सेफ्टी हो जाएगा और कुछ नहीं। सो डिम्पी, अगर हम एकदम स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करें तो अभी भी जैसा आप कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं दिख रहा है, बायस यहाँ पे अपवर्ड ही है। तो आप अगर एक पोजीशन लेना चाहें तो MCX में जो अपने प्रॉफिट्स हैं उनको ऑप्शन में कन्वर्ट कर दें। टिकट साइज जो है वो थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। हालांकि स्टॉप लॉसेस मैं कहूंगा वहां भी बहुत स्ट्रिक्ट लेके चले। तो एक ऑप्शन जिसको हम यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं वो है इसका 2380 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन, जो करीब 85 के आसपास चल रहा है। अगर आप चाहें तो पोजीशन इसमें शिफ्ट करें और स्टॉप लॉस जो है उसको टाइट लेके चलें। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आप 50 का लेके चलें। जिस तरीके का इसमें मूव है, ये ऑप्शन 85 वाला ऑन द अपसाइड आपको 110 और 125 के लेवल्स दिखा सकता है। सो इट नॉट बी बैड आइडिया, बट जो ऑप्शंस ना ट्रेड कर रहे हो वो MCX के स्टॉक में ही बने रहें। 2400 के ऊपर के लेवल्स जो है यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है आपका उसको आप 2320 का जो लेवल है इसके पास लेके चलें। ठीक है, 2320 रुपए स्टॉप लॉस MCX के लिए, लेकिन 2380 की कॉल में मौके बन सकते हैं MCX में। वेदांता आज हम देख रहे हैं कि 3% ऊपर है, और वेदांता बहुत कुछ घटित हुआ है। रिस्ट्रक्चरिंग का ऐलान, कंपनी 6 भागों में बटेगी, उसके बाद CFO का इस्तीफा, फिर उसके बाद बायजू चले गए थे उनके जो CFO अजय गोयल, उनकी फिर से एक तरह से घर वापसी वेदांता में। इस बीच शेयर कहीं ना कहीं अपने आप को कंसोलिडेट करके अब फिर से 225 रुपए के आसपास आ गया है। आज की तेजी से आदित्य आप कितने उत्साहित हैं, और क्या कोई पॉसिबल ट्रेड है वेदांता में, या फिर छोड़ दें, अवॉइड करें इसको? देखिए, मैं इस काउंटर को एक्चुअली अवॉइड करना चाहूंगा, क्योंकि इसमें काफी सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू आते रहते हैं, और सडन न्यूज के हिसाब से काफी स्पाइक और फॉल आते हैं। ऑल्दो मेटल सेक्टर पे हमारा आउटलुक काफी बुलिश बना हुआ है, क्योंकि नेगेटिव कोरिलेशन डॉलर से चल रहा है और डॉलर थोड़ा सा करेक्टिव फेज में है। तो मेटल सेक्टर पे आउटलुक बुलिश है, बट इस कैटेगरी ऑफ स्टॉक को हम थोड़ा सा एक्चुअली अवॉइड करना चाहेंगे। थोड़ा बेटर क्वालिटी स्टॉक्स में जाना चाहेंगे मेटल पैक में। ठीक है, मेटल में थोड़े से बेहतर शेयरों की तरफ फोकस करें, और निश्चित तौर पर वेदांता वो नहीं है। और ये बात सही है कि इस तरह के इसमें इश्यूज बने रहते हैं। आज के प्राइस मूवमेंट को देखिए, ज़्यादा इस पर कुछ आपको सोचना नहीं चाहिए। बैंकिंग की अगर बात करें तो आज आपको बहुत कुछ खास एक्शन नहीं दिखेगा। कुछ कुछ जो छोटे साइज वाले बैंक है वहाँ पर थोड़े थोड़े मूव्स आपको दिख रहे हैं। रेलवे स्टॉक्स कल शुरुआत अच्छी हुई थी, उसके बाद कुछ कुछ स्टॉक्स ने अपनी पूरी की पूरी तेजी गवाई, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आप देखिए रेलटेल में आपको थोड़ी तेजी दिखेगी, IRCTC में भी हल्की हल्की तेजी है, टीटागढ़ रेल में थोड़ी सी बाइंग आ रही है। रेलवे में कहीं कुछ आपको मौके दिख रहे हैं ट्रेड को लेकर? तो अभिषेक, काफी स्टॉक्स जहां पे मैं ये ट्रैक करके चल रहा हूँ, तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि थोड़ी सी साइडवेज कंसोलिडेशन जो है इन अ लॉट ऑफ दीज नेम्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। लेकिन एक स्टॉक जो हो सकता है कि यहाँ से आपको एक अच्छा अपमूव दिखाए, वो है टीटागढ़ वैगन्स।
एक कंसोलिडेशन चल रहा है, लेकिन ठीक अपने 20-डे मूविंग एवरेज के पास है। यहाँ से थोड़ा सा ब्रेकआउट आता है, नॉट टू फार। 775 का जो जोन है या लेवल है, इसको क्रॉस करेगा तो अपसाइड जो है यहाँ पे आपको काफी शार्प आते हुए दिखेगी। बाकी कुछ स्टॉक्स जो आपने मेंशन किए, मैंने चेक किया, तो ये एक्चुअली एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहे हैं। बायस हल्का सा पॉजिटिव है, बट टिटागढ़ वैगन मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर आप चाहें तो एक प्रीएम्प्टिव ट्रेड ही सही, बट इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। 745 इसको अपना स्टॉप लॉस बना के चलें। ऑन दी अपसाइड जो आपके लिए यहाँ पे टारगेट्स निकल के आएंगे वो है 810, उसके ऊपर अगर आप देखें तो 850 के जो लेवल्स हैं यहां तक के लिए। सो टिटागढ़ वैगन्स यहाँ पे जो तेजी है ये और बढ़ सकती है। ठीक है, कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। टेक्सटाइल स्टॉक में एक नजर जा रही है हिम्मत सिंह का सीड पे। ये एक होम टेक्सटाइल, प्रीमियम होम टेक्सटाइल कंपनी है। या आज का भाव देखिए आप, इनफैक्ट काफ़ी कुछ दिनों से अगर आप देखें तो पीएमएस प्लेयर्स इस स्टॉक को ऐड करना धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं। टॉप यही बनाता है, ये 160-165 के आसपास घूम जाता है। क्या इस बार ये क्रॉस करेगा जय वो लेवल न्यू टेरिटरी के लिए? तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है अभी जैसे टेक्सटाइल सेक्टर में वेल्सपन इंडिया, वेल्सपन कॉर्प, सब में अभी काफी अच्छा बस निकल के आ रहा है। ऑल टाइम हाई के वहां पर है। हिम्मत सिंह का में भी मुझे लग रहा है 162 163 के जो रेजिस्टेंस है वो लेवल क्रॉस कर लेने चाहिए। वॉल्यूम काफी स्ट्रॉन्ग थे पिछले कुछ दिनों से, प्लस आरएसए की तरफ से भी काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिख रही थी। तो मुझे लग रहा है ये लेवल इस बार पार हो जाएगा। आज या कल के दिन में मुझे लग रहा है 163 के लेवल से ऊपर आ जाना चाहिए ये स्टॉक और नए लेवल्स को छूना चाहिए। सो डेफिनेटली ये स्टॉक किसी को बाय करना हो तो 163 के वहां पर ही बाय कर सकते हैं। 1-2 रुपए की बात है, फिर डेफिनेटली ब्रेकआउट के वक्त बाय करने के लिए ये स्टॉक काफी बेहतर रहेगा। ठीक है, डन। अब हम जरा ऑप्शंस के ट्रेड की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। उससे पहले आपको दिखा दूं स्क्रीन पर 18 पॉइंट की ही गिरावट अभी निफ्टी पर है। ऐसे ही करेगा, आपको 12 बजे तक कुछ ज़्यादा बड़ा मूव नहीं देगा, लेकिन ऑप्शंस के जरिए अच्छा पैसा बनेगा। अक्षय पी भागवत मेरे साथ जुड़ चुके हैं, करते हैं उनका स्वागत। अक्षय बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इंडाइसिस तो खैर काफ़ी बोर भी कर रहा है और थोड़ा डरा भी रहा है कि मैं अपने सपोर्ट्स को ब्रेक कर दूंगा। हालांकि एफआईएस का नंबर ये अलाउ नहीं करता कि ब्रेक होगा। आप मेरे को जरा ये बताइए, आज आपने ऑप्शंस कौन सा चुना? आई होप स्टॉक्स का ही चुना होगा। गुड मॉर्निंग। तो जो ऑप्शंस के चैंपियन के लिए स्टॉक चुना है उसका नाम है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, IOC। करंट रेट 91.45 है कैश मार्केट में। टेक्निकल और डेरिवेटिव सेटअप में स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्टिविटी दिखी है 90 और 91 के एरिया में। एक सपोर्ट बेस बनता हुआ दिख रहा है नवंबर सीरीज के लिए, और जिस तरह से सेटअप है 96 से 97 तक टारगेट प्रॉमिस कर रहा है नवंबर सीरीज के लिए। तो आपको रणनीति बनानी है बुल कॉल स्प्रेड की, जहां पे आपको खरीदनी है 92 की कॉल और उसके सामने बेचनी है 94 की कॉल। 92 की कॉल करीबन 1 रुपए के पास ट्रेड हो रही है और 94 की कॉल जो है जिसको आपको बेचनी है 1.3 रुपीज में है। तो करीबन लॉट साइज बड़ा है इसका 9,750। तो जो प्रॉफिट पोटेंशियल है ट्रेड में करीबन 12,600 का है, और जो रिस्क है ये ट्रेड में वो फिक्स्ड रहेगा क्योंकि बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। लॉस 6,800 मैक्सिमम हो सकता है, तो कैप है इसमें। तो ये स्ट्रेटेजी बुलिश व्यू है और रणनीति रहेगी बुल कॉल स्प्रेड की। ओके ठीक है, तो अक्षय ने आपको ये सारी बात बता दी है। बुल स्प्रेड है, यानी कि जहाँ पे खड़े हो वहाँ का प्लस कर लो, जहाँ तक जाएगा वहाँ तक की कॉल को वापस से शॉर्ट कर दो। 92 खरीदो, 94 बेच दो। इस जो फाइनल डेस्टिनी है आपका वो 12,600 के प्रॉफिट की आएगी और करीब करीब 6,000 का लॉस होगा, यानी कि 1:2 रेशियो हमने फिक्स कर दिया। 10 में से 9 लोग इसलिए पैसा गंवा देते हैं क्योंकि वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं रखते और बहुत जल्दी पैसे का उठापटक होती है फ्यूचर्स के अंदर। थोड़ा सावधानी के साथ आप ट्रेड करें, ये स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी। अक्षय बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। अजय आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट बाजार का एक पसंदीदा टेक्सटाइल एक्सपोर्टिंग स्टॉक है गोकुलदास एक्सपोर्ट्स। उनके नतीजे आए थोड़े से सॉफ्ट नजर आए, इस बार नरम नजर आए। हमारे साथ शिवरामन कृष्णन गणपति हैं और बात करेंगे रिजल्ट्स की। ये वन ऑफ था क्वार्टर, आगे की ट्रैजेक्टरी कैसी नजर आती है? गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बताएं इस क्वार्टर्स में क्या ऐसा रहा जो थोड़ा सा नरमी दिखाई दी, सॉफ्टनेस दिखाई दी, क्या ये वन ऑफ है? सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में आपको उम्मीद है रिबाउंड की? तो जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे ही आया। हमारा फर्स्ट हाफ में हम थोड़ा सा सॉफ्टनेस एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि हमारे कस्टमर्स के पास काफी इन्वेंट्री था और उसके कारण डिमांड काफी सॉफ्ट था। अगर आप
YTD कैलेंडर 2023 अगर देखेंगे तो अमेरिकन बायर्स करीब 23% कम खरीदे हैं और यूरोपियन बायर्स 16% कम खरीदे कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। सो इसके कारण यही है कि उनके पास काफी हद तक इन्वेंट्री था लास्ट ईयर का, और वो इन्वेंट्री के कारण दे हैड दैट इन्वेंट्री वाज द रीजन व्हाई दे बॉट लेस। हालांकि अभी इफ यू लुक एट हाउ थिंग्स आर शेपिंग अप, देयर इज अ फेयरली गुड ट्रैक्शन डिमांड फ्रॉम द ब्रांड्स। इनफैक्ट अगर हम हमारे Q3 और Q4 देखेंगे तो काफी हद तक ट्रैक्शन है, ऑर्डर बुक स्ट्रांग है, और हम देख रहे हैं कि स्प्रिंग समर ऑर्डर्स, दैट इज स्प्रिंग समर ऑफ 2024, उनके तरफ से डिमांड अच्छा है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि सेकेंड हाफ में डिमांड अच्छा रहेगा और ग्रोथ वापस आ जाएगा हमारा। ओके, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ये जो क्रिसमस की बाइंग होती है वो वेस्ट में, यूरोप में भी और अमेरिका में भी पूरे साल की काफ़ी बड़ी बाइंग होती है क्योंकि गिफ्टिंग होती है वगैरह वगैरह, तो प्री क्रिसमस बाइंग किस तरह की ट्रेंड्स बन रहे हैं वहाँ पे? सो अभी क्रिसमस बाइंग यूजुअली हम उसका प्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका है, हम Q2 में बना लिए हैं और वी आर एक्सपेक्टिंग दैट क्रिसमस बाइंग शुड बी नॉर्मल। सर अपनी बात खत्म करें। कैन यू हियर मी? या प्लीज गो अहेड सर। कैन यू हियर मी? हाँ जी, वी कैन हियर यू सर, प्लीज बताएं आगे। माफ कीजिएगा, आपको हमने डिस्टर्ब किया। बताएं प्लीज, अपनी बात पूरी करें। एक खास बात, हम उनको वापस कनेक्ट करेंगे, शायद डिस्कनेक्ट हो गए। शिवरामन गणपति जी ये बता रहे हैं कि ये जो क्वार्टर में नरमी आपको दिखाई दे रही है रिजल्ट्स में, वो एक्सपेक्टेड लाइन पे ही थी। इनफैक्ट H2 में, जो कि Q3 Q4 में रिबाउंड की उम्मीद है। हमारे साथ वापस आ चुके हैं जी, बताएं। क्रिसमस की बाइंग ऑलरेडी हो चुकी है, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कह रहे हैं? हाँ, करेक्ट। क्रिसमस की बाइंग हो चुकी है, हमसे बाइंग हो चुकी है। तो हम क्रिसमस जो प्रोडक्शन किए, लास्ट विंटर काफी नरम था वहां पर, उसके कारण लास्ट विंटर में काफी डिमांड कम होने के कारण उनके पास एक्सेस इन्वेंट्री बन गया। उसके कारण इस साल उनका परचेसेस थोड़ा कम रहा। बट अभी अगर आप देखेंगे कि क्रिसमस के आगे का जो प्रोडक्शन है वो चल रहा है, और वो प्रोडक्शन हम काफी हद तक हमें ऑर्डर का ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, डिमांड अच्छा है, और हम स्प्रिंग समर के लिए जो प्रोडक्शन अभी कर रहे हैं Q3 और Q4 में, उसका ट्रैक्शन काफी हद तक अच्छा सा आ रहा है। सर मेरे को एक छोटी सी चीज़ आपसे पता करनी है, वो है कैपेक्स को लेकर। आप 10% के मार्जिन के साथ इस तरह की सेल्स नंबर के साथ कैपेक्स कितना करेंगे सर? हमारा एक्सपेक्टेशन है कि हम करीब 145 करोड़ का कैपेक्स करेंगे, और ये कैपेक्स हमें FY25 और FY26 में एक्सपैंड करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इसके कारण इन जो कैपेसिटी हम क्रिएट कर रहे हैं, उससे हम FY25 और FY26 में वी विल बी एबल टू डेवलप ऑन इट एंड बिल्ड अप ऑन इट। सो कैपेक्स प्लान इज वेरी वेल इंटैक्ट। इसका कारण यही है कि हम आगे चल के हम डिमांड देख रहे हैं और हम कैपेक्स से चूक नहीं रहे हैं। ओके, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आपने आज टाइम निकाला और बातचीत की, कैपेक्स के बारे में बताया, अर्निंग्स के बारे में नोटिस करवाया, और इस समय यूरोप की क्या सिचुएशन है उसके बारे में भी अच्छे से नोटिस करा। आपका शेयर्स भी काफ़ी अच्छा है, सितंबर से शेयर ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिखाया, ऑलमोस्ट डबल तक हो गया था ये। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये शेयर की यही एक खासियत है, ये शेयर तो चलता नहीं है, क्योंकि आप इसके अगर चार्ट को देखेंगे बिल्कुल सुस्त पड़ा रहेगा, जब चलेगा तो सीधा डबल ही कर देता है। ये अभी 815 के आसपास चल रहा है। आदित्य जरा आप इस शेयर को जरा चेक कीजिए, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स को, ये 814 चल रहा है, हाई ऑलमोस्ट करीब 970 रुपये के आसपास का बना हुआ है। अभी क्या करें, बिल्कुल मिडल में है। देखिए, मैं एक्चुअली स्टॉक को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहूंगा, क्योंकि जो इसमें पैटर्न बन रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है थोड़ा सा एग्रेसिव, सेलर्स थोड़े से एग्रेसिव हो रहे हैं 950 970 के भाव पे। तो एक बार मैं वापस ट्रेंड देखना चाहूंगा स्टॉक की 910 के ऊपर, फिर मैं एक तेजी का नजरिया बनाऊंगा। अदरवाइज मैं थोड़ा सा अभी इसको अवॉइड करना चाहूंगा।
ठीक है, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स को लेकर ये व्यू, लेकिन एस्कॉर्ट्स की बात करें तो नंबर्स थोड़े से कमज़ोर आए थे और हम देख रहे हैं कि शेयर में कमज़ोरी बढ़ती जा रही है। इस वक्त दिन के निचले स्तर पर है एस्कॉर्ट्स कुबोटा का शेयर, 2.5% के आसपास की कमजोरी इसमें आ गई है, 3058 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। एस्कॉर्ट्स कुबोटा, आदित्य, क्या स्ट्रक्चर आपको ज़्यादा वीक लग रहा है और किसी के पास है, किसी के मन में थोड़े से सवाल अगर हों शेयर की गिरावट को लेकर, स्टॉप लॉसेस कहाँ पर लगा कर रखनी चाहिए? देखिए, ऑटो सेक्टर में अभी काफी वीकनेस आ रही है। रिसेंटली आप देखिए कोई भी स्टॉक को ऑटो सेक्टर में तो ऊपर के लेवल से काफी सेलिंग आ रही है और डेटा भी थोड़ा सा बेरिश बन रहा है, तो मैं एस्कॉर्ट्स को अवॉइड करना चाहूंगा और करंट मार्केट प्राइस पे ही स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 3060 एस्कॉर्ट्स में। और तेजी का वापस नजरिया बनाना है तो 3220 के ऊपर बनाए, अदरवाइज थोड़ा सा वेट करें क्योंकि इसमें अभी हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है जो थोड़ा सा बेरिश है, तो तेजी के व्यू के लिए वेट करें 3220 क्रॉस होने के लिए। ठीक है, 3060 उसके नीचे ही आ गया है तो थोड़ा सा इसमें बेरिश सेंटिमेंट है। जेनटेक एक शेयर है और बहुत रफ्तार से ये शेयर चला था, मतलब बहुत तेज। थोड़ा सा एक इसका डिफेंस वाला भी थोड़ा सेगमेंट है, ड्रोन से रिलेटेड कुछ ये बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है कंपनी। थोड़ी सी कमजोरी इसमें बढ़ रही है। आज भी देखिए आपको शेयर ये नरम दिखेगा। जेनटेक, इसमें क्या करना चाहिए संतोष जी, क्या व्यू है आपका? ये जेनटेक की बात करें तो ये स्टॉक में एक तेजी के बाद एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। स्टॉक एक बेस बना रहा है 650 के आसपास। स्टॉक एक यहाँ से अगर बेस बना के चलता है ऊपर में 750 का लेवल क्रॉस करता है तो फिर से इसमें तेजी बन सकती है। स्टॉक 900 रुपए तक जा सकता है। जिसका पास पोजीशन है उनको होल्ड करना चाहिए और 650 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। इन केस किसी वजह से अगर 650 का लेवल ब्रेक होता है तो स्टॉक में फिर करेक्शन भी आ सकता है। जेनटेक को लेकर ये व्यू, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो बड़े कंपोनेंट्स हैं इंडेक्स के, अगर आप एचडीएफसी बैंक को देखेंगे तो आज फिर से कमजोरी, वहाँ सपोर्ट निकल के नहीं आ रहा है। बैंकिंग सपोर्ट गायब है। ऑटो में भी थोड़ा लैकलस्टर परफॉर्मेंस है। रिलायंस थोड़ी से अभी हल्के फुल्का वोलेटाइल है लेकिन अभी हर निशान में टिकने की कोशिश कर रहा है। तो बैंक निफ्टी से प्रेशर आज ज़्यादा है, मतलब निफ्टी के मुकाबले अगर आप तुलना करेंगे तो करीब करीब 0.5% के आसपास की गिरावट आपको निफ्टी बैंक में दिखेगी, 0.25% नीचे है निफ्टी। थोड़ी देर में कुछ और बड़े एक्सपर्ट्स को जोड़ेंगे और ये समझेंगे कि बाजार की दिशा यहाँ से क्या है और बैंकिंग स्टॉक्स पर खास व्यू लेंगे। लेकिन चलिए